हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर रिफॉर्म्स के ऊपर है, यानी कि अब जो इस बार जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में भी और इससे पहले भी जितने चुनाव हुए हैं, तो ये सारे चुनाव होने पाने के लिए हमने क्या क्या अभी तक हमने इंप्रूवमेंट किया, कैसे कैसे हमने इलेक्टोरल बेस को हमने मजबूत किया है और किस तरीके से जो जो हमारी चुनावी जो प्रक्रिया है वो फ्री रही है, फेयर रही है, इम्पार्शियल रही है, उसमें क्रिमिनल्स का भागीदारी का ये सब ना हो पाए, इन सारी चीजों को रोकते हुए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को पढ़ते आए। और ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, नहीं, अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और आगे भी चलेंगे। जैसे इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं चल सकते, तब हमने देखा कि अच्छा ठीक है, यानी कि ऐसे रिफॉर्म्स हैं, ये चीजें हैं जो कंटिन्यूअस हैं। रिफॉर्म्स मींस कि अपडेट हो, कि भाई अपडेट होते रहना, आगे बढ़ते रहना, दैट इज व्हाट रिफॉर्म्स इज। सो दिस इज अवर यूपीएससी प्रारंभ बैच, और इसमें आपका सारा फाउंडेशन, आपका सारा एडवांस, आपका जीएस, ऑप्शनल, सी सेट, सारी आपको तैयारी इसमें की जाती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स कम टू कि रिफॉर्म शुरू कैसे हो रहे हैं। जब रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं तब सरकार क्या करती है, जनरली कोई भी सरकार हो वो क्या करती है, वो किसी ना किसी की अध्यक्षता में कोई ना कोई कमेटी, कोई कमीशन, कोई लॉ कमीशन, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ये अपने रिफॉर्म जो अपना कमीशन होता है, एआरसी, या ऐसी वाली कुछ अपनी कमिटीज कमीशन बनवाती है और इनको बोलती है कि अब आप डिसाइड कीजिए, ये आप बताइए कि जनता को और क्या सहूलियत हम दे सकते हैं। तो ऐसी कई सारी कमेटी बनी, जैसे एक बनी थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी इस समय पे, काफी इंपॉर्टेंट ईयर है ये, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ईयर तो है ही है। सो फिर इसके बाद तारकुंडे कमेटी आई, ठीक है, ये कमेटी बनी थी 1974 में, जब जेपी नारायण जी का आंदोलन हुआ था, टोटल रेवोल्यूशन, याद आ गया। जेपी नारायण जी, इनका एक कॉमन नाम भी बहुत ज्यादा है, बहुत इनको एक लोकप्रिय नाम से बुलाया जाता है, वो नाम क्या है? ओके, तो ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1975 में, ठीक है भैया, आ गई रिपोर्ट इनकी। क्या इस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई हुई आगे, इस कमेटी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम दिए? सारी कमेटियों ने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देती आई। दिनेश गोस्वामी जी की कमेटी आई, ठीक है, फिर वोहरा कमेटी आई, इलेक्शन कमीशन ने अपने खुद ही से अपने आप से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बनाए थे। अच्छा ठीक है, ये भी हुआ। जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इस समय आए थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। यहाँ पे इस समय बहुत इंपॉर्टेंट सीईसी थे। उस समय के जो सीईसी थे ना, वो सीईसी ने, आप ये मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट को भी इतना ज्यादा उन्होंने गाइडलाइन दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इनके जैसा सीईसी कभी दोबारा नहीं हो पाया। बहुत इंपॉर्टेंट सीईसी थे, बहुत ज्यादा सख्त थे, एकदम जैसे कहते हैं ना कि ओनली ओनली सीईसी विद स्पाइन, पीठ, मतलब जिनकी कमर है। सो ये हुआ। फिर इसके बाद आगे इंदिरा जी की आई, ठीक है भैया, इंदिरा जी गुप्ता जी कमेटी, ओके, ये बात कर रहे थे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। मतलब ये कहना चाह रहे थे, इनकी इनकी जो कमेटी ने जो पढ़ाई करी, जो भी स्टडी करी, वो इसके अराउंड थी कि जितनी भी हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं देश में, उसमें सरकार को ही चाहिए, स्टेट को ही चाहिए कि वो पैसे से चुनाव करवाए, ताकि जो चुनावी पार्टियां हैं ये अपने आप बेहिसाब खर्चा ना करें, ये कुछ ही सरकारी पैसे के अंदर अंदर ही अपना इलेक्शन करवा पाए, ठीक है। फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट आई, अच्छा ठीक है, ये एनसीआरडब्ल्यूसी था जो सन 2000 में आया था, ये 2002 है, हो सकता है पूरा नहीं दिख रहा हो किसी को, इसको अच्छे से लिख देते हैं। सो अब ये जो एनसीआरडब्ल्यूसी था, इसको यही चेक करना था कि क्या बात है कि हमारा जो संविधान है वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो वो बता दे। तो उसके अध्यक्षता कर रहे थे वेंकट चलिया जी, ठीक है, ओके। फिर हम आगे चले, इलेक्शन कमीशन ने फिर अपनी रिपोर्ट बनाई, एक रिपोर्ट ऑन प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 2004, अच्छा ठीक है। फिर सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आई, ये एथिक्स इन गवर्नेंस के ऊपर थी कि भैया इसमें कैसे कैसे लोग आने चाहिए, पॉलिटिक्स में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, कौन कौन इन्वॉल्व ना होने चाहिए। जैसे कोई अगर आतंकवादी हो, कोई अगर बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी हो, कोई और अपने करप्शन का अगर आरोपी हो, ऐसे लोग ना आए इसमें, ठीक है। तो ये वीरप्पा मोइली जी इसको हेड कर रहे हैं कि ठीक है, कैसे लोग आने चाहिए, क्या लोग गवर्न करने चाहिए देश को। फिर इसके बाद तनख्वाह कमेटी, आपको पता है तनख्वाह जी, अभी अभी इनका नाम वी से शुरू होता है, वीटी, अभी अभी तनख्वाह जी अभी भी फिर चर्चा में आए हैं। इन्होंने एक बहुत बड़े केस को अभी अभी रिप्रेजेंट किया है, हमने हाल में न्यूज में कवर भी किया है इनके बारे में, ओके। तनख्वाह जी कमेटी में आई, ठीक है, इन्होंने इन्होंने बात करी थी कि होल गैम्यूट ऑफ इलेक्शन लॉज और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्या क्या बढ़िया हो सकता है, क्या क्या अच्छा हो सकता है, फाइन। फिर जे वर्मा जी की कमेटी आई। क्या हमें सारी कमेटियां याद करनी है? नहीं, आप इसमें से मेजर मेजर कमेटियां जो अभी हम आगे पढ़ेंगे सारे रिफॉर्म्स, उसमें जिन जिन कमेटियों की बात हो रही होगी, बस आप उसका ध्यान रखना, ओके फाइन। अमेंडमेंट्स टू अपने क्रिमिनल लॉज, अच्छा ठीक है। फिर
हम बात कर रहे हैं कि ठीक है इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो पा रहा है, किस किस को हम हटा सकते हैं कि अब आप चुनाव के योग्य नहीं रहे। तो ये आया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर लॉ कमीशन ने दोबारा से एक और रिपोर्ट बनाई थी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 2015 की रिपोर्ट। सारी रिपोर्टें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, रिकमेंडेशन आ रही हैं, कमेटियां बना रही हैं, अपना क्या हो रहा है उससे, क्या जनता का भला हो रहा है, क्या चुनाव में आने वाले जो लोग हैं क्या वो निष्पक्ष हैं, क्या वो फ्री हैं, क्या वो फेयर हैं, क्या वो जिसे कहते हैं कि वो पवित्र हैं, वो प्योर हैं, उनकी सारी उनकी जो जो उनका कैरेक्टर है वो प्रिस्टीन है, क्या ये सब हो पा रहा है? हम कह सकते हैं हाँ और ना, दोनों चीजें। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो एडीआर का डेटा आया है उसमें निकला है कि 44% से ज्यादा जितने सारे एमपीज एमएलएज हैं इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे लगे हैं, जिन मुकदमों पे आम आदमी को अपनी बेल पाने में भी उनके सारे पसीने छूट जाते हैं। तो ऐसे कई सारे अब लोग अब पहुंच रहे हैं ऊपर, एमपी एमएलए बन के पहुंच रहे हैं। क्या अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब ये जो रिकमेंडेशन आई इतनी सारी कमिटीज की, ठीक है, कमिटीज कमीशन जो भी हूं, तो इनकी वजह से ही क्या हुआ है, जब इनको इंप्लीमेंट किया है, इन सारी रिकमेंडेशन को जब इंप्लीमेंट करने के बाद तब समझ में आया है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कुछ तरीके से बांट के रखा हुआ है। कैसे हमने बांटा है इनको? रिफॉर्म्स बिफोर 1996, ठीक है, रिफॉर्म्स ऑफ 1996, ठीक है, रिफॉर्म्स आफ्टर 1996 एंड रिफॉर्म सिंस 2010। ठीक बात है, इजी बात समझ में आ गई कि 96 से पहले के, 96 के, 96 के बाद और अपने 2010 के बाद। ओके भैया, फाइन, आगे चलो, एक एक करके शुरू करते हैं अपना कहानी क्या कहती है। जब 1996 में ये शुरू हुई कारनामा, तब हमने पहली बार देखा कि 61वां जब सीए आया था तब हमने वोटिंग एज को डिक्रीज किया था, 18 ईयर की किया था, ठीक है, ताकि चाहे लोकसभा के लिए भी और असेंबली के इलेक्शंस के लिए भी, असेंबली माने स्टेट की विधानसभा के, अब ये 1996 से पहले के जो रिफॉर्म्स आ रखे हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे पहला दिख रहा है 61वें सीए में 1988 वाले में से ये हुआ कि इनकी वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई, हमारी आपकी सबकी। यानी कि अब एक जस्ट 12th पास किया बच्चा जो अभी तक सिर्फ कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ड्रॉप ईयर कहीं ना कहीं पहुंच अपने रहता है, जो पॉलिटिक्स से एकदम दूर रहता है, पापा लोग आपस में डिबेट करते रहते हैं, कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है, वो बच्चा भी जाके वोट दे सके। दिस एम्ड टू एनेबल प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड यूथ टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि अब आप भी भागीदार बनिए। आप जब कॉलेज में जाते हो आप वहां भी MUN बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कईयों ने किया होगा, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, दैट इज व्हाट, कि आप क्या कर रहे हो, आप वहां बैठ के एक पूरा यूएन का एक मॉडल बनाते हो अपने अपने कॉलेज में और उसके हिसाब से चर्चा करते हो, उसकी रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट जाती है इधर उधर जाती है, खूब सारी अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास भी जाती है सारी रिपोर्ट्स, ठीक है, ओके। तो इससे क्या हो रहा है कि हमने लोगों को यंग एज से, बच्चों को यंग एज से हमने बोलना शुरू किया है कि दिस इज हाउ यू गवर्न। और ये कितनी बड़ी बात है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि देश का युवा वोट दे। ब्रेक्सिट में क्या हुआ कि 60+ के लोगों ने बोला अरे हम तो ब्रिटेन हुआ करते थे, हम तो जो है नेवी के चैंपियन हुआ करते थे, हम यूरोप हमारे घुटने पे था, हम यूरोप के कभी पार्ट हो ही नहीं सकते, हम EU से अलग होना चाहते हैं। वो EU से अलग हो गए। अब खाली मेजर जो वोटिंग थी वो ही दी है पुराने जो ब्रिटेन के लोगों ने। अब ब्रिटेन के लोग जो 60+ की एज के लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि आने वाले बच्चे अब किस देश में जिएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी एक दुविधा है हमारे देश की कि जब हम बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं कि 70 साल की महिला, 80 साल की बुजुर्ग महिला ये जा जाके वोट देने जाते हैं, हम इस चीज को क्यों ना समझें कि हमारा बच्चा 18 की एज का बच्चा वोट देने जा पा रहा है कि नहीं। वो तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वोट दे रहा है क्योंकि उसको अपने समय में जीना है। अब कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने कई साल से वोट दिया है, यस थैंक यू, आपने जितनी सेवा करी, आपने सब कुछ किया। अब आज के हालात ये हैं कि हमें ये बताओ सर, हमें तो आज जीना है ना, हमें तो इस आबादी में, इस पोल्यूशन में, इस सारे पर्यावरण में जीना है, हमें अपने हिसाब से अपना MP चाहिए, ना कि कोई हमारे पापा दादा परदादा के बनाए हुए कोई ऐसे सारे कानून है, सारे ये सब है। क्या हो रहा है? हमारा आज का जमाना है। हम चाहते हैं कि हमारे यंग बच्चे इन्वॉल्व होना शुरू हों। हम चाहते हैं यंग बच्चे अपने इश्यूज बोलें कि सर हमें प्रॉब्लम है टेलीकॉम बिल से, सर हमें प्रॉब्लम है रिजर्वेशन से, सर हमें प्रॉब्लम है एजुकेशन से, सर हमें प्रॉब्लम है एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर से, हमें चाहिए। तो जब तक बात इन पे नहीं होगी तब तक फिर बात सारी वहीं वहीं रह जाएगी कि जो पुराने लोग जो डिस्कशन करते रहते थे बेवकूफी के। अब उन डिस्कशनों में दम नहीं रहा है, जमाना आगे बढ़ चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये हो सके कि जो अनरिप्रेजेंटेड यूथ है
यूथ को क्या, अरे इलेक्शन आ गया, छुट्टी है, चलो घर पे रहेंगे, टीवी देख लेंगे, वीडियो गेम खेल लेंगे, घूमने चले जाएंगे, गार्डनों में टहलेंगे। हमें चाहिए यूथ इन्वॉल्व हो जाए, ताकि उसकी मांग, उसके लोग, वो जो उसकी आशाएं हैं, मंशाएं हैं, हमें नौकरियां चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो जाके ऊपर अपनी बात सुनवाए। सो विद दिस हम यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। 18 की एज करना इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके फाइन। अब इलेक्शन कमीशन में डेप्यूटेशन, कई ऐसे ऑफिसर्स जो इलेक्शन कमीशन जब उनको एब्जॉर्ब करता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, आप भले ही इस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हो या अंडर सेक्रेटरी हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो, जो भी हो, ठीक है, पर अभी इस समय इलेक्शन होने वाले हैं, वी वांट यू, और आपकी सारी छुट्टियां कैंसिल, आप कुछ भी नहीं हो अभी इस समय आपको इलेक्शन कमीशन के लिए काम करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन के का जो टेन्योर होगा, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ही है। अब ये प्रोविजन तभी आया था कि जितने भी ऑफिसर्स एंड स्टाफ एंगेज इन द प्रेपरेशन, सारी चीजें, प्रेपरेशन, रिवीजन एंड करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन आर डीम्ड टू बी ऑन डेप्यूटेशन टू द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ने इसको डेप्यूट किया है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इनकी भर्तियां कर रहा है, नहीं, ये ऑलरेडी सरकार के एम्प्लॉय हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे स्टाफ की लिस्ट है जो ऑनेस्ट है, जो बहुत अच्छा है, और हमें उम्मीद है कि हम इन स्टाफ के साथ इलेक्शन करवा पाएंगे। तब इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस दौरान काम करने के लिए आप हमारे कैटेगरी में, आप हमारे वर्टिकल में आओगे, और अब आपकी जो सैलरी वैलरी जो भी होगी, ठीक है, ये हमारे पीएनएल में भी लिखी जाएगी, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा अकाउंट होगा उसमें मेंशन होगा। ठीक है भैया, दिस डेप्यूटेशन लास्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट इन दीज टास्क, कि जितनी देर के लिए उनको रखा जा रहा, बुलाया जा रहा, ठीक है, ओके। इसी पीरियड के दौरान these personnel are under the control, superintendence and discipline of the election commission। बड़ी बात है ये फिर इन्होंने अगर कोई ऐसा काम किया जो भले ही स्टेट की नजर में ठीक था, पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तुम्हें नहीं करना था, हम तुमसे इलेक्शन कमीशन का काम करवा रहे थे, तुमने जो काम किया है वो जो हमारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, दैट मीन्स कि यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आपके पास आने वाली है, आप ये मान के चलो कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेरी जॉब तो है, ठीक है, ये रही, पर इस जॉब के साथ ही मुझे कोई एडिशनल प्रभार कहीं से भी आ जाता है, मुझे उस सिस्टम की भी जानकारी होनी चाहिए, मुझे उस सिस्टम से बात करने की, उस सिस्टम में घुसने की, और वहां से बाहर सही सलामत एकदम बाइज्जत वहां से मुझे बाहर आने का हमारे पास सारा हमारी मेंटालिटी हो, हमारा एप्टीट्यूड हो, कि हम चाहे इलेक्शन कमीशन में पोस्टेड हो, चाहे हम सीएजी में पोस्टेड हो, चाहे हम किसी और कमीशन में जो हमारे यूपीएससी में पोस्टेड हो, तो हमें उस कमीशन में काम करते हुए अपनी इंटेग्रिटी बरकरार रखनी है। स्टेट जिसने हमें रिक्रूट किया है, जो हमें सैलरी दे रहा है, स्टेट या सेंट्रल हमारी सरकार जो भी है, हम उसकी इज्जत करते हैं, ऑफ कोर्स हम उसका अंग हैं, हम उसके आर्म हैं, पर अभी हम इस कमीशन के अंडर डेप्यूट हो रखे हैं। दिस कमीशन ये हमारे ऊपर सुप्रिटेंडेंट समझा रहा है, और हम इसके ऑफिसरों से कैसे बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये आएगी, आंच नहीं आए। ओके फाइन, वेरी इजी। हम चले आगे कि कैसे कैसे हम प्रपोजल्स बढ़ाएं। प्रपोजल्स क्या होते हैं? प्रपोज करने वाले लोग। यस ऑफ कोर्स, प्रपोजल मींस प्रपोजल, जो प्रपोजल अभी हुआ है फरवरी में कईयों का, ठीक है, ओके। अब 1989 में एक बात शुरू हुई कि हम ऐसा क्यों ना करें, जो इलेक्टर्स होते हैं वोटर्स, जो वोट देने वाले। अब इलेक्टर्स चाहे वो एमपी हो, चाहे वो आम इंसान हो, हम और आप हो, ठीक है, अगर राज्यसभा या स्टेट के विधान परिषद में अगर कोई भी किसी की भी नामांकन होना है, किसी का भी अगर पर्चा दाखिल करना है, तब हम कहते हैं कि पहले उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को अपना नाम जब नामांकन दे रहा है, तब उस समय उसके साथ चाहिए, उसके साथ कुछ लोग खड़े हों, उसके साथ 5-10 लोग खड़े हों जो कह रहे हो हाँ इन लोगों ने प्रपोज किया है मेरा नाम, ठीक है। अब ऐसे मान लो 10 टीचर हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के, देवेंद्र सर, आसिम सर, सोनिया मैम, ठीक है, ये सारे सब वो, इन्होंने कहा आदित्य सर जानते हैं लॉ, आदित्य सर जानते हैं कानून, आदित्य सर जानते हैं पॉलिटी, इनको जाना चाहिए राज्यसभा में। तब दैट मीन्स कि उस समय पे 10% ऑफ द इलेक्टर्स, ठीक है, ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, या फिर 10 सच इलेक्टर्स जो भी कम हो। समझा आप बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं, अगर यूपी से मुझे राज्यसभा का एमपी बनना है, ठीक है, दैट मीन्स कि मुझे ये चाहिए कि 10% ऑफ इलेक्टर्स, 10, अगर मान लो वहां पे 100 लोग हैं जो वोट देने वाले हैं, 100 एमएलए हैं जिनके चुनाव के बाद कोई एमपी जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में एमपी का चुनाव एमएलए करते हैं, हम नहीं, आप नहीं करते हैं, ध्यान रखना ये बात। तो अगर ऐसे 100 एमएलए हैं, वैसे तो और ज्यादा है, 400 है, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इन 400 में से मुझे चाहिए कम से कम 10%, कम से कम 10% लोग, यानी कि 40 लोग जो प्रपोज कर रहे हो मेरा नाम, जो कह रहे हो कि हाँ ये शख्स
आदित्य सर ये जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए राज्यसभा में। ठीक है भैया, ओके। अब ये पर्पस इसीलिए आया है टू प्रिवेंट क्या, टू प्रिवेंट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग ऐसे इलेक्शन। हर कोई फलाने खान खड़े होकर ये ना कहते कि अरे हम भी जाएंगे राज्यसभा में चुनाव लड़ने, तुम नहीं जा पाओगे, रुक जाओ, तुम्हारे पीछे लोग नहीं है, क्यों खड़े हो रहे हो, बेकार बेकार की बात कर रहे हो, कुछ नहीं, बैठे रहो। तो ये हुआ बात कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। फिर शुरू हुआ हमारा ईवीएम। 1989 में पहली बार ईवीएम का जिक्र हुआ कि अच्छा ठीक है, कि क्या कब हम फैसिलिटी हम पूरी अपना सकते हैं, सब कुछ ईवीएम कराने के लिए, सब कुछ होने के लिए। ठीक है, तो ईवीएम का पहली बार जब जब ऑपरेशन हुआ ही था, वो हुआ था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कहां कहां पे? 1998 के जब इलेक्शन हुए थे इन द असेंबलीज ऑफ राजस्थान, एमपी और दिल्ली, तो इन 3 जगहों पे, 3 विधानसभाओं में हमने देखा ईवीएम का यूज हुआ है। फिर इसके बाद फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन पूरे स्टेट के इलेक्शन का वो हुआ है गोवा में 1999 में। अच्छा, इजी, ओके, समझ में आई बात। अब इसके आगे क्या? बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग हमें रोकनी है। ये जो आप फोटो देख रहे हो, दिस इज बूथ कैप्चरिंग। बस यही है कि घुस गए अंदर जाके पोलिंग स्टेशन पे, वहां पे जाके हमने क्या किया, हमने पोलिंग स्टेशन को ही सीज कर लिया। हमने फोर्स किया पोलिंग ये जो अथॉरिटीज हैं कि अब सारे पर्चे हैं, जितने सारे वोटिंग वाले पर्चे हमको दे दो, लाओ, या फिर हम वोटिंग मशीन हमको दे दो, या फिर हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग कंट्रोल ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड अलाउइंग ओनली सपोर्टर्स टू वोट। कि मेरे व्यक्ति हैं, मेरे सपोर्टर हैं, वही जाके वोट देंगे, दूसरे के सपोर्टर नहीं आएंगे यहाँ पे वोट देने। वो भी होता है कि भैया अपना यही हो रहा है, बूथ कैप्चर हो रहा है। फिर थ्रेटनिंग एंड प्रिवेंटिंग इलेक्टर्स फ्रॉम रीचिंग द पोलिंग स्टेशन। फ्री और फेयर इलेक्शन, लो कहाँ है फ्री और फेयर? जब आप डरा रहे हो किसी को, ए वोट देने गया तो कल से दिखेगा नहीं तू, ये वाली बात अगर आप कर रहे हो किसी से, दैट मीन्स कि आप हैम्पर कर रहे हो उसके राइट टू वोट को। अच्छा ठीक है। सीजिंग द लोकेशन यूज्ड फॉर वोट काउंटिंग, कि वो लोकेशन जहां पे वोट काउंट होते हैं, उस लोकेशन को हमने धर लिया, उस लोकेशन हमने पकड़ के रख लिया। आप बताओ, काउंट करके दिखाओ, अब हो ही नहीं पाएगा काउंट। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं बूथ कैप्चरिंग। अब 89 में ही क्या हुआ, ये ऐसे प्रोविजन बने थे फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ पोल्स और द काउंटरमांडिंग ऑफ इलेक्शंस, कि क्या होगा ऐसे केस में अगर बूथ कैप्चरिंग हो जा रही है, तब हम क्या करेंगे, हम पोल्स को एडजॉर्न कर देंगे। एडजॉर्न माने होता है सस्पेंड, पोस्टपोन आगे समय के लिए, या फिर हम काउंटरमैंड कर देंगे। काउंटरमैंड मींस होता है, काउंटरमैंड मींस कैंसिल, खत्म कर दो, रिवोक कर दो, कि अब इलेक्शन यहां नहीं हो पाएंगे, सॉरी बाद में होंगे जब देखी जाएगी, ठीक है, पर अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने काउंटरमैंड कर दिया, या हमने क्या किया, हमने उनको रद्द कर दिया, या हमने पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अब एपिक, ये हमारा और आपका मेन चीज है। ये क्या होता है, कुल मिला के ये होता है वोटर आईडी कार्ड। बस, जो आपके पास ये जो फोटो वाला जो आपके पास एक निर्वाचन पहचान पत्र आती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या आता है पता है, सबसे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वोटर आईडी कार्ड, पता है क्यों? खाली इसमें क्या है, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, बस डिटेल्स आपका, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी, दैट्स इट, आपका एड्रेस, ना आपका रिलीजन, ना आपकी कास्ट, ना आपका कोई ये कौन सा प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सा क्या है, सब कास्ट क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, कैटेगरी क्या है, नहीं कुछ नहीं। दिस इज यूनिक, ये हर किसी के लिए बराबर है, सब किसी को ये बराबर रखता है, कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी भी कास्ट के हो, किसी भी ट्राइब के हो, किसी भी आप सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हो, आपका लिंग क्या है, ये क्या है, नहीं फर्क पड़ता। हम ये जानते हैं कि आप भारत के नागरिक हो, भारत के रेसिडेंट हो, यहाँ के वोट देने के आपके पास अधिकार है, दैट्स इट। बस, कितनी अच्छी चीज है ये, कि इसमें कोई ऐसी तभी तो इसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। समझे आप कितनी बड़ी बात है ये, कि ये सबके लिए बराबर है, इसमें कोई भी ऊंच नीच, अच्छा बुरा, ये सब नहीं चल सकता, यहाँ पे सब बराबर रहते हैं। जनरल वोटर लिस्ट इसे कहते हैं, जनरल इलेक्टोरल लिस्ट यही होती है। सो इलेक्शन कमीशन ने इसको डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, फोटो आईडी कार्ड इशू किया करेंगे। फोटो आईडी कार्ड से क्या होगा कि सारे वोटरों की पहचान हो जाएगी, कोई इंपर्सोनेट नहीं कर पाएगा, और कोई भी बोगस वोटिंग नहीं हो सकती। बोगस वोटिंग समझते हो क्या होती है? जैसे एक पर्सन गया खाली अपने जो पोलिंग स्टेशन पे, वहां पे जाके पोलिंग स्टेशन पे जाके उसने बोला कि मेरे मोहल्ले के जितने 1200 लोग हैं ना, लाओ उनके वोट में डालने आया, खाली मैं डाल दूंगा। अब मोहल्ले में उसके भले कोई भी नहीं हो, अकेला वही हो, तो यानी उसने क्या किया है, उसने बोगस वोट डाले हैं बिना बात के लिए। उसने कहा पोलिंग स्टेशन वाले से कि ऐसा है अधिकारी साहब, मेरे मोहल्ले में हैं 1200 लोग, मैं उनके नाम पे सारे वोट देने आ गया हूँ, वो सारे आज कहीं पूजा करने गए हैं, लो। अब ये कहेंगे तुम्हारे तो लोग कहाँ हैं कि वो पूजा करने गए हैं, तो उनके कुछ पहचान पत्र, यहाँ मैं ही हूँ ना, पहचान पत्र मैं ही हूँ बस, कि अच्छा ठीक है। तो ये होती थी बोगस वोटिंग। इसको रोकने के लिए, साथ ही इम्पर्सोनेशन, कोई कह रहा है अरे आदित्य सर मैं नहीं हूं वो हैं, वो कह रहा है आदित्य सर वो नहीं है मैं हूं, तो ये इम्पर्सोनेशन रोकने के लिए कि भैया ये ना होने पाए। अब एपिक,
इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये नाम है उसका पूरा। ओके, अब एपिक बाय द इलेक्शन कमीशन ये बहुत आसान करता है, आपकी फोटो लगती है, आपका सारा आपका ब्यौरा इस पे आ जाता है, सिंपल डिटेल है और इलेक्टोरल रोल से मैच होता है ये। अब एपिक्स आर, ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपिक्स आर इशूड बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल रोल टू रजिस्टर्ड इलेक्टर्स। आपका नाम अगर इलेक्टोरल रोल में है, अगर जो इलेक्टोरल जो आपकी लिस्ट है आपके एरिया की, कॉन्स्टिट्यूएंसी की और जनरल पूरे देश की, तब ही आपको एपिक कार्ड मिलेगा अपना, ये आपका वोटर आईडी कार्ड। उल्टा नहीं हो सकता है। क्या आप घर से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लाओ कहीं से और कह दो साहब मेरा तो वोटर आईडी कार्ड ये है? नहीं, जब तक आपका नाम इनकी लिस्ट में नहीं है, जब तक इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तब तक हम नहीं मान सकते कि आप वोट देने वाले एक आप इलेक्टर हो कि नहीं हो। हम नहीं कह सकते, सॉरी। यहां के बाद ही आपका इशू होगा एपिक, बस साफ बात ये है। पहले आपका नाम उस जन पर्ची में आना चाहिए, उस जन लिस्ट में आना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब रिफॉर्म्स ऑफ 1996 पे आ चुके हैं। क्या हुआ? वीपी सिंह की अध्यक्षता, ये सॉरी वीपी सिंह की सरकार थी, तो इन्होंने दिनेश गोस्वामी जी को बोला कि आप जो उस समय लॉ मिनिस्टर हो, सर आप एक काम करो, आप एक कमेटी कमीशन आप संभालो, कुछ ऐसा करो, मुझे समझना है कि क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म आ सकती है। चलो अच्छा ठीक है, तो बन गई इनके नाम से कमेटी। कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया। कमेटी ने जो जिम्मेदारी ली, वो जिम्मेदारी में ये था कि आप पूरा इलेक्टोरल सिस्टम समझो आप। अच्छा ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली, डीपली, अच्छे से, एंड प्रपोज करो ऐसे ऐसे रेमेडीज फॉर इट्स ड्रॉबैक, कि क्या बात है भारत जैसी डेमोक्रेसी में अच्छे से इलेक्शन हम और कैसे करा सकते हैं, बस हमें ये जानना है। ठीक है, कमेटी ने समय लिया अपना, इन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि कई सारे रिकमेंडेशन है हमारे पास, उनमें से अगर आपको जो इंप्लीमेंट करनी हो आप कर लो। ठीक है, इनमें से कई सारे रिकमेंडेशन पर इंप्लीमेंटेड इन 1996, तभी हो गए इंप्लीमेंट। अच्छा ठीक है, क्या क्या करते हैं? अब यहां पे नाम बोला गया कि सबसे पहली बात तो जो वोटरों के नाम हैं, जो लिखे जाते हैं, इन नामों के ऊपर कुछ बात करते हैं। क्या बात करेंगे हम इनके ऊपर? कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जिनके नाम पे आप जाके वोट दे के जाते हो, ठीक है, तो ये साउथ इंडिया की एक लैंग्वेज है, द्रविड़ लैंग्वेज है ये। अब इसमें से हमें ये जानना है कि भाई मैं अगर एक वोटर हूं तो मेरा पसंद का इसमें एमपी एमएलए कौन होना चाहिए, बस साफ बात है। अब यहीं पे मैं कहूंगा कि मेरे सामने जो कैंडिडेट्स हैं वो कुछ कैटेगरीज में हैं। कैसे कैसे? कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या था कि रिकॉग्नाइज समझ में आ गया? नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड है कि आपको रिकॉग्निशन मिल गया है। अब कैंडिडेट्स ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कि आप नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी नहीं हो, तो आप कोई तीसरी पार्टी हो, जो भी हो। ठीक है, अब अगर आप नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी कैंडिडेट नहीं हो, तो आप यानी कि किसी ऐसी पार्टी के हो जो रजिस्टर्ड तो है पर अनरिकॉग्नाइज्ड है। अभी तक आप स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनने का आपको अवसर नहीं मिला है, खिताब नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावा बाकी अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे ये। ठीक है भैया, इनके अपने अपने नाम होंगे, अपने अपने चुनाव चिन्ह होंगे जो फ्री होंगे। ओके, नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द लिस्ट एंड ऑन द बैलेट पेपर्स मस्ट अपीयर सेपरेटली इन द अबव ऑर्डर। कैसे कैसे? ये इनका नाम हो गया, ये इनका जो भी डिटेल हो गई, ये इनका पार्टी का सिंबल हो गया, कुछ भी हो गया आपस में, ठीक है, वो चल रहा है। तो विद इन ईच कैटेगरी नेम्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली, आसानी करने के लिए, ताकि लैंग्वेज समझ में आ जाए, लोगों को समझ में आने लग जाए कि अच्छा ABCD, छोटा बड़ा ई ऊ, ये सारे नाम। अब यहां पे नेशनल ऑनर एक्ट के ऊपर बात हुई कि अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी अगर कोई ऐसा काम किया दैट इज इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग या इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, तो हम उस व्यक्ति को इस नए प्रोविजन के अंदर हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द PINHA, इस एक्ट के तहत अगर आपने जरा भी अगर देश के उन नेशनल सिंबल्स का, नेशनल ऑनर्स का अगर आपने अनादर किया, then you will be facing disqualification. Of course he should. Why? You know why? ये कपड़ा है, ये एक ट्राई कलर है। क्या है इसमें? 3 कलर हैं बस, ये 3 कलर हैं। क्या है इस कपड़े में? क्या है ऐसा जो इस कपड़े को हम इतना सम्मान दे रहे हैं? क्या है? अगर टैगोर जी ने कोई अगर ऐसा कुछ गाना लिखा हुआ है तो लिखा होगा। क्या कोई बहुत बड़ी चीज है ये? यस, ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे देश के कितने स्वाधीनता संग्राम के कितने ऐसे 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 हमारे हीरोज रहे हैं जिनका के हम जिनके उधार में हैं, उनकी वजह से जो खाली झंडे के लिए चले गए काला पानी, वापस नहीं आए। कितने ऐसे लोग हैं जो खाली ये गाने की वजह से अपने गए, पुणे जेल चले गए, यरवादा जेल चले गए, लाहौर सेशन में किसी ने गा दिया अगर तो उसको उठा के वहीं कहीं लाहौर जेल में रख दिया अंग्रेजों ने। तो ये बहुत बड़ी बात है
कि उन लोगों ने इस समय उस चीज को महत्ता दी थी। उन्होंने अपने आप को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये 3 कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये राष्ट्रगान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये जो आगे बनने वाला संविधान होगा, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनका हम सम्मान करते हैं कि इन लोगों ने उस समय, अभी भी, आज भी इस पीढ़ी के लोग आज भी जिंदा हैं, और हम शत नमन करते हैं उन लोगों को कि थैंक यू, आपने उस समय अपना सब कुछ सर्वस्व सुहा किया है, आपने सब कुछ बलिदान दिया है। हम आपके ऋणी हैं, हम आपके हम आपके उधार तले हैं, क्या करें, हम इसका सम्मान कर सकते हैं, इसके इसके नीचे हम बात नहीं करेंगे, सॉरी, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कोई कपड़ा नहीं है, ये कोई वो चीज नहीं है कि इसको आप छोड़ दो, अरे क्या ठीक है। यूएस में तो देखो लोग जो यूएस फ्लैग होता है, यूके फ्लैग होता है, उसको लोग अपने कपड़े पे पहन लेते हैं, अपने कहीं भी पहन लेते हैं। हमने मना है, हमारे यहाँ बेल्ट से नीचे हमारे तिरंगे को नहीं हम कोई ये आप लेकर ही जा सकते। हमने इस तिरंगे के लिए कुर्बानियां दी हैं, कैसे भूल जाएंगे हम इसको। सो ओके, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ लिकर। जब चुनाव होंगे, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है ऑन द सेल ऑफ लिकर, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट ठेका हो, कोई भी हो, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, चाहे कोई बार हो, चाहे कोई भी कोई पब हो, चाहे कुछ भी हो, या कोई पब्लिक, कोई अगर ठेका हो कहीं पे, दुकान कहीं कुछ भी होती है, सब बंद रहती है। रेस्ट्रिक्शन क्यों होता है? फॉर 48 आवर पीरियड लीडिंग अप टू द कंक्लूजन ऑफ द पोल, के जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते 48 आवर्स का एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहेगा, नहीं जाएगा कोई कोई लिकर, कोई भी इंटॉक्सिकेंट, कोई भी ऐसा कोई नशीला पदार्थ, उसकी कोई भी बिक्री नहीं होगी, कोई दिया नहीं जाएगा, कोई बांटा नहीं जाएगा, किसी भी शॉप पे, कहीं खाने की जगह पे, कहीं पब्लिक प्लेस पे, कहीं होटल में, कहीं भी नहीं दिया सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि कई चुनावों में यही हुआ है, शराबें बांट बांट के, ये बांट बांट के, वो बांट बांट के लोगों को रिझाया गया, लोगों को इतना शराब पिला दिया वो वोट देने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए कि अब से ये नहीं होगा, हम सब कुछ बैन कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता है। जब चुनाव होंगे ये चीज बंद हो जाएगी। इजी बात है, एमसीसी में आती है ये, ओके फाइन। हम आगे गए। प्रपोजर्स, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन में, चाहे एमपी के लिए हो, चाहे एमएलए के लिए हो, कोई भी पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहां पे अगर कोई कैंडिडेट का अपना नॉमिनेशन होना है तो उसको चाहिए ऐसे 10 वोटर उसी एरिया के, जो जहां से वो खड़ा होना चाह रहा है, जो लोग खड़े होकर बोले कि हाँ ये पर्सन हमारा बढ़िया है, ये हम ऐसे ऐसे 10 लोग हैं वोटर जो प्रपोज कर रहे हैं, इनका नाम नामांकन, यानी वो इनके साथ जाके अपना जो अपने रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उनके सामने जाके बोलेंगे हाँ सर ये हमारे नेता हैं, हाँ ये बढ़िया है। अब अगर कैंडिडेट लैक्स स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है भैया, ओके। अगर आप कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के हो, देन यू ओनली नीड 1 प्रपोजर। अच्छा ठीक है। अब ये भी इसीलिए है ताकि जो नॉन सीरियस कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी खड़ा होकर बोल दे अरे मैं बन जाऊंगा एमपी कल, तो ऐसे लोग ना आने पाए। ये लोगों को ऐसे नहीं हो सकता है। आप काम करो, मेहनत करो, तब जाके लोग आपके पीछे खड़े होंगे। तो लोग आपके पीछे खड़े होने के लिए भी प्रपोजर चाहिए, आपका कुछ भी अपना भी क्रेडिबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब अगर कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो ठीक है, उसमें क्या होगा? तो पहले क्या होता था, अगर कोई अपना कैंडिडेट वो लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, जो भी हो रहा है, देन इलेक्शन वुड बी काउंटर मांडेड। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो, और इलेक्शन से पहले उनकी मृत्यु हो गई, सब कुछ हो गया, नामांकन पर्चा भर दिया था, पता चला शाम तक जो है खुशी में या डर में जो हार्ट अटैक आ गया, चले गए, ठीक है। या कोई कहीं अपनी रंजिश में गोली चल जाए तो ऐसे केस में पहले हो जाता था इलेक्शन रिवोक, इलेक्शन कैंसिल। अब क्या होता है, ये फिर से सारी प्रक्रिया शुरू होती है इलेक्टोरल प्रोसेस की। हमने बोला कि नहीं, इलेक्शंस आर नॉट काउंटर माइंडेड, अब नहीं होंगे ड्यू टू कैंडिडेट्स डेथ बिफोर पोलिंग। हम जो चुनावी पार्टियां हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो हम डिसीज कैंडिडेट्स अगर वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो हम उस पार्टी को बोलेंगे कि आपके पास 7 दिन हैं, आप जिनकी डेथ हुई है, आप उनकी जगह पे किसी और को खड़ा कर दो, आपके ऊपर चॉइस है। अब ये खाली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये फैसिलिटी है, बाकी और किसी के लिए नहीं हो सकता। बाय इलेक्शन मीन्स होता है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होंगे? उपचुनाव मीन्स अगर कोई एकदम से अगर चुनाव हुए, पूरी सब कुछ बन चुकी है, पार्लियामेंट बन गया है, लोकसभा आ गई है, विधानसभा खड़ी हो चुकी है, उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट कोई एमपी एमएलए की कोई जो कोई भी हमारा प्रतिनिधित्व है, उसकी डेथ हो जाए, वैकेंसी हो जाए सीट में, रिजाइन कर दे वो, कुछ भी कर दे वो, तो ऐसे केस में यहां पे हो गई ये वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए 6 मंथ्स का आपके पास टाइम है। 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को दोबारा वहां पे चुनाव करवाने हैं उस वैकेंट सीट के लिए। पर खाली 2 जगह पे ऐसा हो सकता है कि चुनाव ना कराए जाए। कब? जो वैकेंट सीट थी
अगर उसका कार्यकाल 1 साल से कम का बच रहा था, इफ द रिमाइंडर ऑफ द टर्म फॉर द वेकेंट सीट इज लेस देन 1 ईयर, तो मत कराओ चुनाव, छोड़ दो। अच्छा ठीक है, क्यों? पता है क्यों? मान लो आज एक 1 जनवरी है, ठीक है, ओके, और इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था वेकेंट सीट का 1 अक्टूबर को, ठीक है, 10 महीने का समय था इनके पास। अब 6 महीने के भीतर तो चुनाव करवाना ही करवाना है, दैट मीन्स 6 महीना तो मैक्सिमम है। अब जो नया वेकेंट सीट पे जो कैंडिडेट आएगा वो खाली कितने दिन के लिए आ रहा है? वो 4 मंथ्स के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? फिर छोड़ दो, जाने दो, मत ही लाओ। क्या क्या ही कर लेंगे 4 महीने में? बहुत बड़ा भारी ऐसा काम तो जो उन्होंने अब तक नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे? तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि 1 साल से अगर कम का समय है तब उस समय आप चुनाव मत करवाओ, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कह दे कि चुनाव करवाना ही टफ है, कि बाई इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स इज डिफिकल्ट, नहीं हो पाएगा, एरिया खराब है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, पीस की सिचुएशन नहीं है, कोई भी इशू आ रहा है, कुछ भी इशू है, नहीं हो पाएगा चुनाव, तब उस केस में नहीं हो सकता चुनाव, अदरवाइज तो आपको चुनाव करवाना ही करवाना है। अच्छा, इजी, ओके। अब जो पोलिंग डे, जिस दिन चुनाव होता है, उस दिन छुट्टी, आहा छुट्टी आ गई साहब, वाह वाह वाह। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के छुट्टी मनाओ, नहीं। अगर आप वोटर हो, अगर आप अपना वोट देने जाते हो, तो आपको अधिकार है पूरा पूरा कि आपको मिलेगा एक पेड हॉलिडे ऑन पोलिंग डे। जिस दिन आपके एरिया में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हैं, उस दिन चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे अपने पब्लिक सेक्टर में हो, ये चीज, चाहे डेली वेज वर्कर भी हो आप, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप मनरेगा भी योजना में काम भी कर रहे हो, तो उन तक को सबको एक पेड हॉलिडे मिलेगा, ताकि आप जाओ पोलिंग स्टेशन पे और जाके डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में भाग लो आप। ये चीज है कि रजिस्टर्ड, खाली रजिस्टर्ड वोटर उस एरिया के। अब ये नहीं कि छोटा बच्चा कह रहा है 16 साल का, अरे आज तो मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा स्कूल, हो सकता है स्कूल की छुट्टी हो, वो बात सही है, ठीक है, पर क्या चुनाव उसको वोट देने जाना इसलिए उसको छुट्टी दे रहे हैं? नहीं, इसलिए उसको छुट्टी नहीं दे रहे हैं। उसको छुट्टी इसलिए मिलेगी ताकि घर बैठ के पढ़ाई करे और मम्मी पापा के साथ जाए पोलिंग स्टेशन पे, देखे कैसे वोट डालवाए जाते हैं, कितना प्रोसेस लंबी चौड़ी होती। सो ठीक है, अब कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, इंडस्ट्री, कोई भी स्टेप, जहां भी फैक्ट्री, कुछ भी कंपनी अपनी, तो हर जगह पे आपको पेड हॉलिडे मिलेगी अगर आप यहाँ काम करते हो तो। अच्छा, अगर आप कोई ऐसी सर्विस में हो, कोई ऐसी सेवा में हो कि आपकी एब्सेंस की वजह से कुछ डेंजर हो जाए, अगर आपकी एब्सेंस की वजह से कुछ सब्सटैंशियल लॉस हो जाए इन द एम्प्लॉयमेंट इन विच दे आर एंगेज, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी भैया, तब फिर आपको काम करना पड़ेगा। अब आप ट्रेन के अगर लोको पायलट हो, तो आप कह दो नहीं साहब हमारी छुट्टी है, अरे यार ट्रेन जरूरी है भाई, लोग बैठे हैं अंदर, कहाँ वो कहाँ जाएंगे? आपका हो गया नहीं नहीं, मेरा तो रास्ते में, मेरा तो घर आ रहा है, मैं तो जाके वोट डालूंगा पहले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको अपना काम वो वाला करना है जिसकी वजह से डेंजर ना हो जाए। ये बहुत जरूरी है कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो कोई हादसा ही हो गया, लो ट्रेन चली गई बिना ड्राइवर के। अभी हुआ था हाल में, देखा हमने, कल ही देखा था कि ट्रेन कैसे जम्मू से निकली और चलती चली गई आगे तक, पंजाब तक। तो बड़ी बात है वो प्रॉब्लम, अब ऐसी प्रॉब्लम ना हो, चलो कभी कभी होती रहती है। अब वो इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर सब कुछ होता है, हर कोई उसमें अपनी फिर जॉब बचाता है कि साहब हमने कुछ नहीं किया, लोको पायलट जो है चाय पीने उतर गया था, ये करने उतर गया था, वो हो गया, जो हो गया, ये सारी चीजें होती। ठीक है, ओके, अभी तक तो वो चैप्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए। अब कंटेस्टेंट्स रेस्ट्रिक्टेड टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये क्या हुआ? ये हुआ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जैसे राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी जी ने चुनाव, गांधी फैमिली की एक गढ़ है यूपी में, एक जिला है जो इनका, रायबरेली, अमेठी, ऐसे एरिया जो इनके अपने गढ़ हैं कि भैया यहां से तो हम चुनाव जीतते ही जीतते। जब 2019 के चुनाव हुए थे, तब राहुल गांधी जी ने वायनाड से भी फॉर्म भरा था। वायनाड कहाँ है? साउथ में, केरला में। अब वहां से वो जीत के आ गए, ठीक है, तब वो जीत गए थे। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी 2 जगह से फॉर्म भरा था, ठीक है भैया, ओके, सॉरी। फिर अब कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि आप 2 से ज्यादा पार्लियामेंट्री या असेंबली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां 2 से ज्यादा आप खड़े नहीं हो सकते, 2 ही जगह से आप चुनाव लड़ सकते हो, कोई भी जगह से, इन द साइमल्टेनियस बाई इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, कोई से भी हो। अब ये रेस्ट्रिक्शंस दे अप्लाई टू बाइनल इलेक्शन ऑल्सो, बाई इलेक्शन ऑल्सो फॉर द राज्यसभा और जो भी हमारे सारे स्टेट के विधान परिषद होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बाइनल? ये होते हैं कि 2 बार में हो, साल में 2 बार में हो, या 2 साल में 1 बार हो, उनको हम कहते हैं अच्छा ठीक है बाइनल इलेक्शन है ये, ठीक है। बाई इलेक्शन मीन्स होता है उपचुनाव, कि अगर कोई सीट खाली हो गई है, वेकेंट या अपनी वैकेंसी आ गई है, उसके लिए अपना भरवा रहे हैं। अब यहां पे ही द प्रिंट का आर्टिकल था कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ भी रहे हो, तो क्या ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है? क्या ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम है? क्या मतलब इस पे आपका आंसर कहां जाता है? क्या कहना चाहते हो आप कि आप क्यों लड़ रहे हो? आप वायनाड जाके क्यों लड़ रहे हो? या आप वाराणसी से भी फॉर्म भर रहे हो, आप कहीं और से भी फॉर्म भर रहे हो, आप
इतने पॉपुलर फिगर हो तो आपको डर क्यों होना चाहिए? एक जगह से अपनी जगह से लड़ो जहां से आपको जो भी कॉन्फिडेंस हो, जो भी हो। तो खाली वेस्ट ऑफ रिसोर्स ना हो, हम उसके आगे सोचना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। अब कोई भी हथियार ले जाना, कोई भी ऐसा, कोई भी गन, असला, कट्टा, बारूद, जो भी कुछ भी, ये सारा कुछ ले जाना ये माना जाएगा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या पोलिंग स्टेशन के आसपास जहां पे चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिस जगह पे, उस बूथ के आसपास, अगर आप इन द विसिनिटी, आसपास नेबरहुड में भी अगर आप कोई ऐसा कट्टा वट्टा लेके चले गए, लाइसेंसी बंदूक लेके चले गए, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर आपको लड़ना पड़ेगा कोर्ट में। अब लेकिन ये कौन ले जा सकते हैं? जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे वो ले जा सकते हैं, ठीक है भैया। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ले जा सकते हैं, एनी पुलिस ऑफिसर ले जा सकते हैं, या एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन, के जिन जिन को भी शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। अगर ऐसे अधिकारी लेके जा रहे हैं, कोई भी अपना लाइसेंसी गन, कोई भी अपना कोई और अपना ग्रेनेड, कुछ भी ले लो, तो ये लेके जा सकते हैं, चाहे असॉल्ट राइफल हो, चाहे अपनी इंसास राइफल हो, चाहे पिस्तौल हो, चाहे रिवॉल्वर हो, कुछ भी हो, ये लेके जा सकते हैं क्योंकि इनको अलाउड है, ठीक है। अब इफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड रिड्यूस्ड, ये भी हुआ था कि इसमें बोला गया था हम 20 से 14 दिन कर रहे हैं, जब से वो डेट से जहां से लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, ठीक है। जब आप अपना नामांकन आप वापस ले लेते हो, नहीं साहब बड़ा भारी यहाँ पर कैंडिडेट लड़ने वाला, मैं क्या ही करूंगा जीत के, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि मेरे पास, मैंने आज नामांकन भरा, मैंने जाकर चुनाव भर दिया था, चुनाव में जाकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया मैं, इनके पास, और मैंने कहा सर मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मुझे जो है मुझे चुनाव लड़ना है। कहेंगे तुम्हारे पास लोग हैं पीछे? हाँ हैं। ठीक है, अच्छा चलो तुम्हारे पास चुनाव चिन्ह मिल गया? हाँ मिल गया। लो सर ये रहा मेरा सारा दस्तावेज, मैंने इसमें सारी चीजें लिख दी है, मेरे ऊपर क्या क्या आरोप चल रहे हैं, क्या क्या केस चल रहे हैं, मेरी क्या क्या संपत्ति है, मेरे क्या 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 है, अब मुझे आप भरवा दो मेरा नामांकन। कि मेरे पीछे लोग भी गारंटी देने वाले आगे 2-4 लोग, मैं ले गया उनको। अब मुझे लगा बाद में कि मैंने क्या किया, ये मैं कहाँ फंस गया, मैं अच्छा खासा पढ़ा हूँ, अच्छा खासा अपना खुश रहूँ, पढ़ा कर रही चल रही जिंदगी, मैं क्यों अपना पॉलिटिक्स पढ़ रहा हूँ मैं इसमें, ये सब में। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके बोला सर गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, ये सारे लोगों का काम है, इन्हीं लोगों का काम है, मैं नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। दैट मीन्स मैंने अपना विड्रॉल कर लिया। अब मेरे विड्रॉ करने के लिए मेरी लास्ट डेट तय होगी, उस वो सबके लिए सेम होगी। तो अब लास्ट डेट फॉर द विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर से लेके एंड द पोलिंग डेट जहां पे शुरू हो रही चुनाव की, उसके बीच के अंतराल को हम कहते हैं कि भाई ये है हमारा कैंपेनिंग पीरियड। कि अब लोग चुनाव उसके बाद से अपना नामांकन वापस नहीं ले सकते हैं, जिनके नाम आ चुके हैं अब आप कैंपेनिंग करो, और वो कैंपेनिंग पीरियड बन गया है 14 दिन का, पहले 20 दिन का हुआ करता था, ठीक है, ओके, इजी, फाइन, अच्छा लग रहा है। अब हम चले आगे कि हाँ, प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है, इनमें क्या होना है, इनमें भी कुछ चेंजेस हुए थे। इनमें हमने बोला था, यही पहले तो प्रपोजर्स की प्रपोजर्स के लिए बात हुई है 97 में कि अगर आपको राष्ट्रपति की अगर आपको भरवाना है किसी का नामांकन, देन आपको चाहिए 10 से बढ़ा के 50 ऐसे लोग जो आपका नाम प्रपोज कर रहे हो और आपका नाम सेकंड कर रहे हो। यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं, प्रपोज करने वाले 50 लोग और सेकंड करने वाले 50 लोग खड़े होकर कह रहे हैं साहब हमें चाहिए आदित्य तिवारी एज प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, तो आप 50 लोग आप हो जो आप ये चाहते हो। क्या कोई ऐसे और लोग हैं जो इन 50 लोगों की मांग को स्वीकारते हैं? हाँ हैं। तो वो होंगे सेकेंडर, वो सेकेंडर होंगे, वो अगले 50 लोग होंगे, वो कहेंगे कि हाँ इन 50 ने जो कहा है कि आदित्य सर को बनना चाहिए राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही चीज है। तो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स दोनों दोनों 50 चाहिए हमको। अच्छा ठीक है, फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये नंबर है 20 प्रपोजर 20 सेकेंडर, ठीक है भैया। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको आरबीआई को कुछ भरना पड़ेगा अगर आपको बनना है देश का राष्ट्रपति। क्या भरना पड़ेगा? 15,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है भैया, ओके, 15,000 तो दे ही देंगे, इतनी तो तनख्वाह होगी, ठीक है। दीज चेंजेस, ये चेंजेस हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं ताकि कोई भी ऐरा गैरा नथू खैरा अपना फॉर्म ना भर दे, ठीक है। ऐसा कोई भी, इतने लोग जब अगर पीछे होंगे किसी के, इतना सपोर्ट दे रहे होंगे, तो वो जेन्युइन केस ही होगा, वो कोई फ्रिवलस कैंडिडेचर नहीं होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कुर्सी की बात है ये। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। हम चले आगे, रिक्वेजिशनिंग ऑफ स्टाफ फॉर इलेक्शन ड्यूटी। जब चुनाव आयोग को चाहिए होते हैं स्टाफ, तब वो क्या करते हैं, ये ऐसे एम्प्लॉइज को ढूंढते हैं जो एम्प्लॉइज कहाँ का काम कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटीज में, नेशनलाइज बैंक में, यूनिवर्सिटीज में, एलआईसी में, गवर्नमेंट कोई भी अपनी जो अपनी कंपनी होती है वो, और अदर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस। तो इन एम्प्लॉइज को ढूंढा जाता है कि हाँ भाई आपकी छुट्टी नहीं है, आइए, आपको सिखाते हैं चुनाव कैसे करवाते हैं। आप कई होगी आपकी मदर होंगी जो टीचर रही होंगी यूनिवर्सिटीज में, लेक्चरर रही होंगी, तो फिर इनकी ड्यूटी लगी होगी। उन्होंने देखा होगा उन बच्चों ने कि हमारी मदर सुबह उठ रही है और सबकी छुट्टियां हैं, लेकिन मम्मी को सुबह सुबह जाना है, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं कैसे ईवीएम ऑपरेट करते हैं,
कैसे चुनाव सबके इंक लगानी है, कैसे क्या कराना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये आया प्रोसीजर 1998 में कि जब इलेक्शन कमीशन हमारा क्या करता है, रिक्विजिशन करता है ऐसे एम्प्लॉइज का फ्रॉम वेरियस एंटिटीज फॉर इलेक्शन ड्यूटी। अब ये खाली सरकारी एजेंसीज के लोगों को ही अप्रोच कर सकते हैं, कोई आम ऐसे प्राइवेट अपनी कंपनी के लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे। नहीं, सॉरी, हम इन लोगों को जानते हैं, हम इनकी सैलरी हम ऑलरेडी देते आ रहे हैं, तो ठीक है हम इनसे काम कराएंगे, इन्हें तो आदत ही काम करने की, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा फाइन, हम बात करेंगे पोस्टल बैलेट। जब आप डाक सेवा के थ्रू अपना वोट दे पाते हो, तो 99 में यही हुआ था, वॉज मेड फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन टू वोट वाया पोस्टल बैलेट। कौन सर्टेन क्लासेस, वो जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, सरकार जाने, बस इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट कैन नोटिफाई दीज क्लासेस। बस कौन क्लास होगा, कौन वोट दे सकता है, कैसे वोट दिया जाएगा, ये लोग जाने, इन्हें ही पता है बस सब कुछ। ठीक है, पर्सन्स आई एम सॉरी बिलोंगिंग टू नोटिफाइड क्लास, वही नोटिफाइड क्लास जो इन्होंने नोटिफाई करवा दी है, कैन ओनली वोट बाय पोस्टल बैलेट, और कोई वोट नहीं कर सकता है। ये नहीं कल को मैं खड़ा होकर कह दूं, अरे काम करो, मेरा लेक्चर है, मैं जाऊंगा इलाहाबाद पढ़ाने, मैं जाऊंगा प्रयागराज पढ़ाने, मैं जाऊंगा वहां पढ़ाने मुखर्जी नगर या कहीं भी, तो जो है मैं अपना वोट देने जा नहीं पा रहा हूँ अपने 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 होम वहां पे जहां मेरा घर है, तो एक काम करो मेरा वोट चिट्ठी से ले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं उस क्लास में हूं तभी ये चीज पॉसिबल है। मैं सोसाइटी के उस सेक्शन में हूं जिसको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर रखा है कि हाँ इस क्लास को चाहिए पोस्टल बैलेट। ठीक है, एट इलेक्शंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी या कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां भी हो रहा है। ठीक है, ओके, ऐसे होगा। अब खाली यही लोग, ऐसे कुछ लोग भी हैं, कुछ लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस में हैं, अब वो वोट देने कैसे जाएं। 2003 में इसकी सुविधा हुई, वोटिंग थ्रू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी लगाना, प्रॉक्सी अटेंडेंस पता है ना, कईयों ने कॉलेजों में लगाई होगी खूब सारी, इसके भाई आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ, आज मैं हॉस्टल में ही रह रहा हूँ, आज मुझे नहीं आना, आज मुझे क्लास में नहीं जाना, तू मेरे नाम की प्रॉक्सी लगा दियो, वो वाली चीज प्रॉक्सी। तो द ऑप्शन टू वोट वाया प्रॉक्सी वाज एक्सटेंडेड टू वोटर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, और ऐसे कई सारे मेंबर्स जो आर्मी एक्ट से गवर्न होते हैं। कई सारे ऐसे और ऑफिसर्स भी हैं जो मिलिट्री में या आर्म फोर्सेस में नहीं है, कोई और दूसरे किसी सेवा में है, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है डिफेंस का, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस के पास अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आर्मी एक्ट के अंदर कवर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तब ऐसे में इन ऐसे लोगों की जो अगर वोटिंग इनके अधिकार हैं, तब इन्हें वोट का अधिकार मिलता है थ्रू प्रॉक्सी। अब ये जब प्रॉक्सी करें तो दे मस्ट अपॉइंट अ प्रॉक्सी यूजिंग अपना पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है इसका। जैसे आप जब अपना स्क्राइब यूज करते हो एग्जाम में, जो बच्चे किसी तरह से हैंडीकैप्ड हैं या दिव्यांग हैं, तब वो एक स्क्राइब यूज करते हैं अपने एग्जाम में। यानी कि वो पहले एक फॉर्म भरते हैं पूरा, वो फॉर्म भरते समय लिखवाते हैं कि साहब हमारी ये डिसेबिलिटी है, हम इस वजह से स्क्राइब लेके जाना चाहते हैं, और हमारे स्क्राइब का ये नाम है, ये पता है, ये जो भी है, तो एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर। ऐसे ही प्रॉक्सी लगवाने के लिए भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करना, एंड यू आर ऑब्लिगेटेड टू इन्फॉर्म द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिगार्डिंग देयर डिसीजन। अब ये प्रॉक्सी जाएंगे, एक कोई सर्विसमैन है आर्मी का, कारगिल में खड़ा हुआ है, क्या करे, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अब वो बोलेगा कि सर मेरी प्रॉक्सी लगाने वाली मेरी वाइफ है। अब पति फौज में है, तो अब जिम्मेदारी आती है वाइफ को कि आप जाना, आप अपना वोट भी डालना, फिर उसके बाद आप कहना कि सर मेरे जो पति हैं उन्होंने ये पूरा फॉर्मेट भेजा हुआ है और रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऑलरेडी ये डिटेल है, तो मैं इनके नाम का वोट डालना चाहती हूँ। ठीक है, ओके, डाल सकती है, तब आप फिर डाल सकते हो। ठीक है, ये तब हो पाता है, इजी, वेरी इजी। हम आगे चले, क्रिमिनल एंटेसेडेंट्स, एसेट्स एटसेट्रा बाय कैंडिडेट्स। वाह वाह वाह, कितना अच्छा काम किया है। 2003 में इलेक्शन कमीशन ने बोला कि चाहे आप कोई भी इलेक्शन की बात कर लो, चाहे पार्लियामेंट का हो, विधानसभा का हो, कहीं का भी हो, यहाँ पे जब आप नामांकन कर रहे होंगे, नॉमिनेशन पेपर्स जब आप अपने भर रहे होंगे, वहीं पे आपको बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर पास्ट के अगर कोई क्रिमिनल अपने कोई अगर सजा आपको मिल चुकी है तो, या आप बरी हो चुके हो तो, या आप डिस्चार्ज हो गए हो तो, और क्या कितने कितने समय के लिए आप भाई अपने जेल में थे, कितना फाइन भरा था आपने, कोई अगर आपको ऊपर जुर्माना लगाया गया है तो, या आपको ये सब बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग केस चल रहा है क्या, जो पिछले 6 महीने में लगा होगा ये अपने नॉमिनेशन के, स्पेशली दोज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, विद डिटेल लिख के दो, कहाँ कहाँ अपराध करके आए हो, कहाँ कहाँ आपने ये सारी गुंडागर्दी करी है, पूरी चीज लिखो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको बताना पड़ेगा आपके एसेट्स, आपकी चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, आपका सारा गहना जेवर, सारा सोना, सब चीज निकालो। आपने देखा भी इस बार के जो नॉमिनेशन हुए हैं, इसमें सबसे अमीर, सबसे रईस कैंडिडेट कितनी संपत्ति का मालिक है, कितनी बड़ी संपत्ति का, गेस किया आपने कभी, देखा, आप न्यूज तो पढ़े रहे होगे आप। सो आपको सब बताना पड़ेगा कि आपके कैंडिडेट, आपके स्पाउस, आपके डिपेंडेंट्स
आपके पूरे परिवार के पास, आपके सारे लोगों को मिला के पास आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना आपके ऊपर उधारी है, कितना आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, या आई एम सॉरी, या आपके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग अगर कोई ड्यू चल रहा है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है कि नहीं, आप पता नहीं दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, आप कहीं बैंकरप्ट ना हो पता चले, या आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई हो रखी है, ये भी तो जरूरी है, पता चले एमपी हमारा एमएलए कैसे कितना पढ़ा लिखा होगा। प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपने झूठी बात लिख दी, आपने कहा नहीं साहब मैं तो किसान आदमी हूँ, किसान आदमी की आय होती है कितनी, किसान आदमी 2 लाख रुपए साल का सालाना इनकम है उसकी, और फिर आपने इतना कर दिया, पता चला आपका बेटा जो है लंदन में घूमता है फरारी में, तो ये सब पता चल गया, या अगर पता चल गया बाद में, दैट इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस। ठीक बात है। अब ऐसा होता है डिक्लेरेशन, फॉर्मेट C1 है ये उसका, फॉर कैंडिडेट टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर, ये इनका सारा डेटा इनका पब्लिक हो सकता है, होगा ही होगा, हो सकता क्या है ही है। तो हो गया, ये देखो एडीआर का डेटा, अब एडीआर का डेटा यही एनालाइज कर रहा है इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद, ये इंफॉर्मेशन सच्ची है, हाँ हम मान के चल रहे हैं जो इन कैंडिडेटों ने जो ये इंफॉर्मेशन दी है, ये सारी चीजें, ये सब सच्ची है, ये इन्होंने अपने मन से ऑनेस्टली ये चीजें बताई हैं। अब उसमें से आप देखो क्या है, 26% इंक्रीज हुआ है उन एमपीज का जिन एमपीज के ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड का केस कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ है ही है। अगर केस नहीं है तो उनके कोई दादा परदादा बड़े भारी कोई गुंडे रहे होंगे, उनके कोई स्पाउस, चाचा का बेटा, कोई ये कोई वो, कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ही है। 44% इंक्रीज इन एमपीज विद डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस सिंस 2009, मतलब डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हाँ चल रहे हैं। एक आध कभी किसी को किडनैप कर लिया था, एक आध कोई किसी की फिरौती मांग ली थी, एक आध कोई किसी से कोई रिश्वत एक्सटॉर्शन, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। नियरली हाफ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा हैव क्रिमिनल चार्जेस, नियरली हाफ। क्या डेटा है ये, क्या, और ये देखो आप 29% ऐसे केसेस हैं उन एमपीज पे जिनके ऊपर लगे हुए हैं रिलेटेड टू रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप और ऐसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के अगेंस्ट, महिलाओं पे असॉल्ट, ये वो वाले 29% ऐसे एमपीज बढ़ गए हैं आगे। 9 फ्रॉम टीएमसी, 10 फ्रॉम डीएमके, 13 फ्रॉम जनता दल यूनाइटेड, नाम है इनके बड़े भारी ये सब, आहा वाह कितना बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। 29 फ्रॉम कांग्रेस, 116 फ्रॉम बीजेपी, सब तरह के लोग हैं, कोई साफ नहीं है। सो समझ में तो आ ही रहा है कि, और ये तो वो है जो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक है। खैर, चेंजेस इन राज्यसभा इलेक्शन, ठीक है, क्या हुआ राज्यसभा के इलेक्शन में, क्या हो गया। सो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, राज्यसभा का पहले एक रूल होता था कि देखो अगर मुझे यूपी से मुझे राज्यसभा का एमपी बनना है तो मुझे यूपी में भाई मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यूपी सरकार का होता है, ठीक है। कैंडिडेट हैड टू बी इलेक्टर इन स्टेट देवर कंटेस्टिंग, कि मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं मैं उस जगह का इलेक्टर, उस जगह का वोटर होना चाहिए। अब कैंडिडेट के ऊपर ये वाला सारा चीज हट गई है, कैंडिडेट्स कैन बी इलेक्टर्स फ्रॉम एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री, भले ही मैं केरला का वोटर हूं पर मुझे यूपी से जीतना है चुनाव, राज्यसभा का जीत सकता हूं मैं, ठीक है, अलाउड है। अब ओपन बैलेट सिस्टम शुरू हो गया है फॉर राज्यसभा के चुनाव के लिए। क्या हुआ है, पहले होता था जैसे सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो होता है कि साहब किसी से छुपा के अपना वोट दे दिया गया, नहीं, अब नहीं, अब सामने आपको दिखाना पड़ेगा क्या राज्यसभा का चुनाव की एमपी का चुनाव होने वाला है, इन लोगों का चुनाव होने वाला है, तो अब आपको अपना वोट आपको पब्लिक करना पड़ेगा, एम्ड टू प्रिवेंट क्रॉस वोटिंग एंड एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पॉलिटिक्स, के मनी पावर ये ना दिखने लगे। अब आपने जो वोट दिया है वो अपनी पार्टी को दिखाओ, अपने पार्टी के डेजिग्नेटेड नॉमिनेटेड एजेंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या वोट दिया है। इस नए सिस्टम में यही बोला जा रहा है कि इलेक्टर्स बिलोंगिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो एमएलए जो जाके स्टेट की विधानसभा बैठे होते हैं, वो एमएलए को अब बोलना पड़ेगा उनको जाके कि भाई मैंने आदि सर को वोट दिया है, हाँ दिया है, आप हमारी पार्टी ने पहले ही तय किया था हम इन्हीं को जिताएंगे, तो दिखाओ पहले वोट दिखाओ, तो उस पार्टी के नॉमिनेटेड एजेंट को आपको वोट दिखाना पड़ेगा, आपका बैलेट पेपर, यानी कि ओपन बैलेट सिस्टम हो गया है। ओके, वेरी इजी। अब आगे चले हम, एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, जो पार्टीज अपने बड़े बड़े लीडर्स का अपना रैली करवाती है, चुनाव करवाती है, तो या कैंडिडेट भी होते हैं, तो इन लोगों को अपने ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंडिचर का अलाउंस मिलता है या टैक्स के बाहर रहता है, ठीक है। अ प्रोविजन मेड इन 2003 एग्जेम्प्ट्स द ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, जितना भी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड बाय कैंपेनिंग लीडर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है भैया, अच्छा। दिस एक्सपेंडिचर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द इलेक्शन एक्सपेंस ऑफ द कैंडिडेट, कि भैया ये एक्सपेंस जो है मेरा नहीं है, मुझे तो लाने ले जाने में पार्टी का खर्चा किया जो भी किया, ठीक है। अब ऐसे अदर मटेरियल और इलेक्टोरल रोल जो सरकार मुहैया कराती है इन पार्टीज को और इन पार्टीज के कैंडिडेट्स को, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड अदर मटेरियल्स फॉर फ्री, ये याद रखना, ये फ्री में,
कोई इसके पैसा नहीं लेती सरकार, कि फ्री में हमारा आपका सबका डेटा सरकार दे रही है इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनके कैंडिडेट्स को फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। वाह, ठीक है। इलेक्शन कमीशन सप्लाई स्पेसिफिक आइटम्स टू वोटर्स इन द कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहां पे चुनाव आयोग हमको और आपको वोटर्स को देता है कुछ कुछ ऐसा स्पेसिफाइड आइटम कि साहब देखो आपका कैंडिडेट कैसा है, देखो आपके जो पार्टी का जो है मैनिफेस्टो क्या कहता है, इस बार पढ़ तो लो एक बार जाने से पहले, खाली धर्म और जात के नाम पे मत दे देना वोट, सोचना पहले ऊपर से, ठीक है। और टू कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी उनको भी देते हैं वो, ठीक है भैया ये भी आइटम ले लो तुम, ये भी समझ लो तुम, अच्छे से कराओ चुनाव और अच्छे से इन्फॉर्म चॉइस बनाओ, सब कुछ बढ़िया से हो। ऐसी पार्टी दे आर एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस। हाँ, यहाँ बात आई ना, अब ये तो बात सारी यहाँ है, पैसा कहाँ से आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज वर अलाउड टू एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन। क्या बोला मैंने यहाँ पे? पर्सन, सिटीजन नहीं बोला है। एनी पर्सन और कंपनी एक्सेप्ट खुद सरकारी कंपनीज, यानी इंडियन ऑयल किसी पार्टी को पैसे नहीं दे सकती है बस, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे सकती है। पर क्या पीडब्ल्यू ओनली पैसे देता है किसी को? हाँ, दे सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सीडिंग अगर 20,000 के ऊपर जा रहा है तब कैंडिडेट को भी, कंपनी को भी और पार्टी को भी बताना पड़ेगा टू बी रिपोर्टेड टू द इलेक्शन कमीशन टू क्लेम इनकम टैक्स रिलीफ, अगर आपको टैक्स रिलीफ चाहिए तो। अच्छा, ठीक है। कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी कंपनीज जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, देन दे रिसीव इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन टू द कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने अपना पैसा दिया। ये पहले हुआ करता था, अभी स्कीम आ गई नई वाली। कौन सी स्कीम आई है? जिस स्कीम को अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला बाय बाय। अच्छा, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, जो टीवी पे, न्यूज चैनलों पे, एड पे, इश्तेहार पे, या खाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिखे है मैंने, प्रिंट मीडिया नहीं लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इन जगहों पे चाहे दूरदर्शन हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे रेडियो हो, इन जगहों पे हम इनको दे सकते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन एलोकेट कर सकता है इक्विटेबल टाइम ऑन केबल टीवी पे भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ड्यूरिंग क्या? ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो ऐसे में इनको मिलता है समय, इनको मिलता है कुछ प्रचार प्रसार करने के लिए टाइम एलोकेशन फॉर डिस्प्लेइंग और प्रोपोगेटिंग एनी मैटर और एड्रेसिंग द पब्लिक। जनता को एड्रेस करना, जनता को संबोधित करना, भाषण देना, ठीक है। एलोकेशन जो होता है इज बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कि अगर आपने पिछले चुनाव में, लास्ट चुनाव में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हो तो ही आपको इतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा कि भैया आपने परफॉर्म किया है, लोग आपको पसंद करते हैं, यानी लोग आपको सुनना चाहते हैं। दैट मीन्स कि अगर लोग सुनना चाहते हैं तो आप वो फिर बोलो फिर, और क्या। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, बस साफ बात है ये। अब ब्रेल साइनेज फीचर्स। ब्रेल यानी कि जो लोग दिव्यांग हैं, जो लोग जन्मांध हैं, जिनको आंखों से नहीं दिखता है, तो ऐसे लोग कई समय से, इनकी अपनी एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पर्संस। तो ये ऐसे लोग कई समय से ईसीआई से कह रहे थे कि सर हम कैसे चुनाव, हम कैसे साथ दे सकते हैं आपका, हम कैसे अपने लोगों को आपके चुनाव के फेस्टिवल में, डेमोक्रेसी के इतने बड़े त्योहार में हम कैसे सम्मिलित कराएं। तब क्या हुआ, हमने कहा था कि ईवीएम पे आप ब्रेल साइंस लगवा दो यार। यानी कि क्या होगा, जो ये निशान बने हुए हैं यहाँ पे आगे, आपने देखा है ब्रेल कैसा होता है? ब्रेल के अलग अलग डॉट्स होते हैं, कोड होते हैं, डॉट 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 डॉट, लाइन 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 लाइन, डॉट 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 डॉट, ऐसा होता है। तो कहीं आप लिफ्ट पे कहीं जाते हो या आप कहीं और जगह पे जाते हो जो पब्लिक प्लेस होती है, मेट्रो में जाते हो, तो वहां पे हमेशा ऐसे लोगों के लिए जो छू के अपना काम कर सकते हैं, जो उंगलियों के टच से समझ सकते हैं क्या चीज है, तो ऐसे लोग के पास भाई सुविधा हो, कुछ कुछ तो हो। दिस एम्ड टू हेल्प विजुअली इंपेयर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स इंडिपेंडेंटली, कि फिर जाके नहीं तो पता कोई जना जाके उनको हाथ पकड़ के लेके जाए, उनको बोले साहब ऊपर से लेके चौथा वाला बटन है आपका, और वहां पे घपला कर दे। वो कहते नहीं चौथा वाला नहीं, दूसरा वाला है, लो उस पर करा दो, कर देगा वो आदमी, उसे नहीं पता है। तो अगर ऐसे कुछ ऐसा हो जो वो खुद छू के समझ सके, तब नहीं हो सकता चीटिंग, ठीक है। कमीशन ट्रायल, ये चीज कमीशन ने ट्राई किया था महाराष्ट्र में, नहीं सॉरी आंध्र में, आसिफ नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो वहां पे पहली बार हुआ था कि जब वहां के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम में हमने देखा कि ब्रेल, देखो सबसे आगे देखो कोने में बटन के आगे, यहाँ पे देखो ब्रेल की यहाँ पे एक नंबरिंग लगी है। और मैं तो कह रहा हूं अगर आपके पास मौका हो इस बार, वैसे समय होगा नहीं इतना, इस बार जाना जरूर इलेक्शन में, एक बार देखना जरूर 2024 का इलेक्शन। तो आप जाओगे, आधी चीज आपको वहीं कहीं क्लियर हो जाएगी कैसे होता है चुनाव। आप वहां जाके पूछना कि आपका रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे होते हैं, बातें करके सीखना उनसे। तो अच्छे से वो खूब बताते भी हैं, वो भी बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं कि कोई ज्यादा लोग पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, यंग बच्चे आएंगे तो वो और ज्यादा उत्साहित होते हैं लोग कि बताना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। अब 2008 में इट वॉज जब 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 दिल्ली के चुनाव हुए थे, एनसीटी ऑफ दिल्ली,
इसको आर मत लिखना, ठीक है। एनसीआर कोई ऑफिशियल वर्ड है नहीं, सो एनसीटी है, एनसीटी। हाँ, अब ओके फाइन। जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे 2008 में, तब हमने देखा कि अच्छा ठीक है, पूरी जगह पे हमने पूरे सब जगह यूज किया इसको। अब ये जो ब्रेल साइनेज है, ब्रेल साइनेज फीचर्स, ये पूरे ईवीएम में सब तरफ इन्वॉल्व हुए जब 2009 के 15 लोकसभा चुनाव हुए थे। फिर हमने पूरे देश भर में चुनाव इसका यूज करवाया। हमने कहा ये बढ़िया चीज है यार, इससे तो हमारे जो वोटर काउंट है वही बढ़ गया, और वोटर काउंट बढ़ गया, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, खास करके मीडिया को अच्छी फुटेज मिली, इलेक्शन कमीशन की वाहवाही खूब हुई कि वाह यार काम कर रही है। अब मीडिया से याद आ गया, लो एग्जिट पोल, ये एक और आफत। तो एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल रेफर्स टू ओपिनियन सर्वे, याद रखना, वर्ड फोकस, ओपिनियन, फैक्ट नहीं है, ओपिनियन है। अब इसी वजह से आधा खेल तो यहां बिगड़ा हुआ है कि ओपिनियन सर्वे, कि हाँ क्या लग रहा है, मौसम क्या कहता है, यूपी में का हाल बा, ये सब जो चीजें हैं कि यूपी में का बा मतलब क्या है। तो अब ये जो चीजें हैं ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। ये खाली इन्होंने 10-15 लोगों से बात करी, अपना बना लिया सैंपल सेट, ये है, इसको एक्सट्रापोलेट कर दो पूरे स्टेट के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से, ये रिजल्ट आ रहा है। ये होता है एग्जिट पोल। तो ये इलेक्टर्स ने कितना कितना वोट दिया है, कैसे कैसे वोट दिया है, और हाउ दे आइडेंटिफाइड विद द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ और अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। तो ये सारी बातें ना, जहां तक एग्जिट पोल कुछ कहते हैं अरे देखो हमारा दावा कितना सही है, हमारा पोल कितना सॉलिड है, ये सारे बेसलेस होते हैं। ये इनमें नहीं आप कह सकते हो कि 15, 20, 100, 50 लोगों का आप डेटा लेके यहां से आप स्टेट में तो यही होगा। भाई कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन है, जनता तुम नहीं जानते हो जनता क्या चाहती है। और जनता समझती देखती सब है, समझती सब है, पर पता नहीं क्या चाहती है। खैर 2009 प्रोविजन आया था जब ईसीआई ने बोला कि देखो रिजल्ट आप अपने एग्जिट पोल जो आप करते हो वो आप नहीं करोगे, प्रोहिबिट कर रहे हैं हम आपको, कंडक्टिंग एंड पब्लिशिंग दोनों चीजें, कि ना तो आप कंडक्ट करोगे एग्जिट पोल, ना आप पब्लिश करोगे। क्यों? कब तक? टू लोकसभा एंड स्टेट की विधानसभा नहीं करोगे। और कब करोगे? जब आपका पूरा चुनाव फेज, सारे फेज खत्म हो जाए। नो पर्सन is allowed to conduct any exit poll or publish any poll, any survey, anything, the result via print, electronic media or anything during the period notified by the election commission। कि देखो हाँ क्या प्रेडिक्शन है, इंडिया टुडे, एक्सिस बैंक का सर्वे, न्यूज 18 का सर्वे, नेता न्यूज एक्स का सर्वे, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, ये टीवी वो टीवी, अपन अपना सर्वे लिए बैठे, अपना अपना कर रहे हैं। क्या क्यों कर रहे हो भाई? तुमसे क्या किसने कहा ये सब करने को? अपना न्यूज बनाओ, सब कुछ काम करो। ये ओपिनियन दे रहे हो आप, मत दो ओपिनियन। सो ये था पॉइंट। फिर टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग अ केस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर आपको लग रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव में हेराफेरी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो 2009 का प्रोविजन कहता है कि ऐसा प्रोविजन है हमारे पास कि हम सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफाइंग द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, इंडिविजुअल गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर भ्रष्ट चीजों में कोई सम्मिलित हुआ है, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में जीतना चाह रहा था, तो आपके पास समय है 3 महीने का फॉर द स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू सबमिट द केस, कि आप ऐसे केस को सबमिट करो। और अगर पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस टू द प्रेसिडेंट जाएगा। मान लो चुनाव हुए, चुनाव के बाद मुझे लगा कि यहां पे हो रही है गड़बड़, चुनाव में सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। मैं गया हाई कोर्ट के पास, मैं एकदम इलेक्शन पिटीशन लेके गया हूँ, इलेक्शन अपनी पिटीशन लेके, बहुत अलग होती है वो। उसमें आके मैंने कहा सर देखो चुनाव जो हुए थे उसमें ये दिक्कत आई, उसमें ये दिक्कत आई, ये दिक्कत आई, ये दिक्कत, सारी दिक्कतें आ रही है उसमें। तो हाई कोर्ट इस पर बात करेगा पूरी। हाई कोर्ट जब पूरी सुनवाई कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा, देन स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास 3 महीने का समय है। आप जाइए राष्ट्रपति के पास, जाके बोलिए कि सर देखो क्या हो रहा है, कि ये चुनाव का रिजल्ट आया था और हमने इनको गिल्टी निकाला है, हमने इस पर्सन को गिल्टी फाउंड किया है। अब ऐसे सबमिशन इज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है भैया, अपने डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिर ये, फाइन। ऑल ऑफिशियल्स इंक्लूडेड इन द करप्ट प्रैक्टिसेस, ऑल ऑफिशियल्स, यहाँ बात आ गई कि अब ऐसा नहीं होगा कि खाली कैंडिडेट्स, नहीं, हम बात करेंगे was introduced to encompass all officials involved in election conduct। किसी भी फॉर्म में अगर आप इलेक्शन के दौरान अगर आप कुछ भी काम करते हुए जो करप्ट प्रैक्टिस थी पाए गए, यू आर डन, सॉरी। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दोनों के दोनों ये लोग इन्वॉल्व होंगे, और अपॉइंटेड और डेप्यूटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब ये प्रोविजन ये इसलिए है टू इट एक्सटेंड्स टू करप्ट प्रैक्टिसेस सच एज ऑब्टेनिंग असिस्टेंस बाय कैंडिडेट। ठीक है भैया, पोस्ट पोल या कोई इलेक्शन के दौरान कोई उनका एडवांटेज मिल जाए, कुछ भी हो जाए, सब रोकने के लिए। एंड अगर पाए गए तब फिर आपके ऊपर चलेगा
केस इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो लोकसभा के चुनाव के लिए आपको देने पड़ते हैं अब 25,000 फॉर द जनरल कैंडिडेट। ठीक है भैया। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको देने होंगे 12,500 रुपए, हाफ। ठीक है। अगर आपको स्टेट की विधानसभा में जाना है तो आपको एक रकम जमा करनी पड़ती है जो है 10,000 फॉर द जनरल कैंडिडेट। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो देन 5,000 ऑफ कोर्स। ठीक है भैया। ये इसलिए है ताकि हर कोई ऐरा गैरा फॉर्म न भर दे। हाँ, क्योंकि ये रकम इतनी ज्यादा है कि पता नहीं चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास 25,000 होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, यस। अब है, नियम तो है ही, पता नहीं कितना रियलिटी से जुड़े हैं, रियलिटी से अलग हैं ये लोग। एनीवे, ठीक है, फाइन, आसान। अब एपेलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट। पहले क्या होता था, हमने पीछे पढ़ा था, स्टेट में जो हाईएस्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है वो होता है CEO। ठीक है। हम कहते हैं क्या सारी प्रॉब्लम इन्हीं तक जाएंगी? सारी नहीं। हम कहते हैं अगर जिले में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब ऐसे में आप जिले के DM हो, ADM हो, कोई एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी, अपने मैजिस्ट्रेट हो, DC हो या इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर कोई भी हो, DJ हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, तो आप ऐसे लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जा सकते हो। पहले आप प्रॉब्लम सारी ऊपर जाती थी यहाँ पे। हमने कहा ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक यूपी जैसे स्टेट में जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, तो यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें, फिर इनके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि CEO के पास सारी प्रॉब्लम ना जाए। हम चाहते हैं जो जिले के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं ये संभाल लें। आगे आपका काम। लो, जरा भी किसी को दिक्कत आती है वो आपके पास जा सकता है। नाउ अपील्स अगेंस्ट द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो पर्चियां भरवाता है, सब कुछ करवाता है, और इनका जो ऑर्डर कुछ भी होता है, अगर इनके ऑर्डर के खिलाफ अगर जाना है, कहीं अपील करनी है, देन यू विल गो टू दीज पीपल। ठीक है भैया। अगर इनके ऑर्डर के खिलाफ आपको ऊपर जाना है देन यू हैव टू गो टू CEO। फिर CEO साहब है। ठीक है भैया, ओके। अगर इनके ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो फाइन, वेरी इजी। अब ऐसे सिटीजन जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं इसमें? नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। अच्छा ठीक है भैया, क्या क्या? नॉट एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, बाहर तो रह रहे लेकिन क्या करें, पढ़ाई करने गए हैं, काम करने गए हैं, जो भी गए। बीइंग एब्सेंट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस, जहां हम आम तौर पर रहते थे, हम वहां से अगर गायब हो रखे हैं, बाहर कहीं रहते हैं, फॉर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू स्टडीज, ड्यू टू एजुकेशन, कोई और रीजन से, कोई बीमारी की वजह से बाहर हैं, कुछ भी है, तब हमने प्रोविजन लाया था 2010 में कि आपको मिलेगा वोटिंग राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है भैया। ऐसे लोग, such citizens are entitled to have their names registered in the electoral roll of the parliamentary या स्टेट की विधानसभा वाले चुनाव में where their place of residence in India is। ठीक है भैया। as mentioned in their passport। ठीक है, जहां आपका एड्रेस मेंशन होगा वहां के वहां आपको बोल सकते हैं कि भैया आप रजिस्टर हो सकते हो। ठीक है, ओके फाइन। अब ऐसा एक प्रावधान हो कि भैया मैं रहता हूं कहीं दिल्ली में, मैं रहता हूं कहीं बाहर, मेरा जिला है, मेरा जहां घर है बहुत दूर है, मैं वहां नहीं जा सकता, वहां के चुनाव आयोग जो वहां का चुनाव वाला दफ्तर है, ERO साहब के पास नहीं जा सकता, मैं क्या करूं? मैं तब ऐसे में मैं इलेक्ट्रॉनिकली मैं ई नॉमिनेशन, मैं अपना एनरोलमेंट करवा सकता हूँ इंटरनेट के माध्यम से। 2013 में यही हुआ था। प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट। अगर मुझे नाम अपना चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, जो भी कराना है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद EC, ठीक है, एस्टैब्लिश क्या किया इन्होंने? रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर RE अमेंडमेंट रूल 2013। ठीक है भैया, ले आइए। अब दीज रूल्स दे ब्रॉट अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। जो 1960 का जो रूल बन रखे थे उसमें अमेंडमेंट आए इस अमेंडमेंट की वजह से। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है कि आप अपनी फाइलिंग कर सकते हो, जैसे इनकम टैक्स की होती है। आप अपना नॉमिनेशन, अपना सारा चीज अपने ऑनलाइन कर सकते हो। बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा। ऑफ कोर्स अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लो एक और टूथलेस टाइगर। वाई? पता है क्यों? नोटा का पॉइंट क्या है यार? नोटा क्या है? नोटा मींस नन ऑफ द अबव। हमें कोई MP MLA बनने वाला अच्छा नहीं लग रहा हमारे जिले में से, हमारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमें इस जगह से नहीं चाहिए इनमें से कोई भी, हमें नहीं पसंद आ रहा है। अब नोटा का मतलब है, नोटा अलाउज द वोटर टू चूज नॉट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट। मतलब मैं अपनी छुट्टी का, उस दिन मैंने छुट्टी का उपयोग करके मैं गया, मैंने जाके वहां वोट दबाया, किसी के लिए भी नहीं। इतनी मैंने मेहनत करी, जाके वहां अपनी स्कूटी से गया, गाड़ी से गया, वहां पे जाके पार्किंग में खड़ा हुआ, लाइन में लगा, उंगली पे वो स्याही लगवाई,
फिर जाके मैंने अंदर जाके बटन देखे, सब कुछ देखे, और वहां जाके मैंने नोटा दबा दिया। नोटा मीन्स मैंने इतना सारा एफर्ट करके मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज दिया है कि आई डोंट लाइक योर कैंडिडेट्स, नहीं पसंद आ रहे मुझे। अब इसका फायदा क्या? ये प्रोविजन आया तो सही, बिल्कुल अच्छी बात लग रही है कि ठीक है भैया, ये बैलेट्स में भी, ईवीएम पेपर में भी, सब जगह होना शुरू हो गया, 2013 में ही आना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो हर कोई मान लेता है। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। अब फायदा क्यों नहीं है पता है? इवन इफ द नंबर ऑफ इलेक्टर्स ऑप्टिंग फॉर नोटा एक्सीड्स द वोट्स पोल्ड बाय एनी कैंडिडेट, देन कैंडिडेट जीत गया। कैंडिडेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। याद है मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, एक नंबर पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था, मान लो 3 टीचर हैं, ठीक है, कैसे कैसे, चलो इसको नए पेज पे करते हैं, आराम से अच्छी जगह पे, ठीक है। अब एक टीचर खड़े हो रहे हैं चुनाव में, ये ठीक है, आदित्य सर, ओके। एक खड़े हो रहे हैं सोनिया मैम, ओके। एक खड़े हो रहे हैं आसिम सर, ठीक है, आसिम सर, ओके। अब आप बच्चे हो, आपको चुनाव करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, कुल मिला के मान लेते हैं 4 लाख बच्चे हैं, ठीक है। 4 लाख बच्चों में से मुझे मिले हैं 1 लाख वोट, ठीक है। मुझे 1 लाख वोट मिले, अपने वोट मिल गए। इनको मिले 70,000, ठीक है। आसिम सर को मिले, मान के चलते हैं, नहीं, आसिम सर को मुझसे ज्यादा मिले, नहीं मुझसे कम मिले हैं, ठीक है, 90,000, चलो ओके, ठीक है। अब कितने हो गए टोटल वोट? 1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख, 2 लाख ये, और 70,000 ये, चलो ठीक है, 2,70,000, 2,60,000 वोट हो गए। अब ठीक है, 2,60,000 वोट टोटल है। जो वोट टोटल है सबसे ज्यादा, मान लो नोटा, नोटा सारे बच्चे आए, इन्होंने कहा हमें कोई सा भी नहीं चाहिए, हमें नहीं अच्छे लग रहे टीचर, हमें चाहिए अलग सर, ठीक है। अब बच्चों ने कहा हमें अलग सर चाहिए थे, हम अलग सर के लिए उनसे पढ़ना चाह रहे थे पॉलिटी, अच्छा ठीक है, अलग सर आपको पॉलिटी पढ़ाने वाले, तो अलग सर की वजह से आपने इन तीनों टीचरों को हटा दिया। आपने बोला हमें ये सब, हम नोटा दबा रहे हैं, नोटा, और अब वहां पे नाम अलग सर का नहीं लिखा हुआ है, पर आपके मन में था कि अलग सर ही आपको पॉलिटी पढ़ाएं। तब ऐसे में जो नोटा वर्ड दब गया, नोटा वर्ड छा गया हर जगह, और नोटा को मिल गए 3 लाख वोट एक बार में, मान के चलो ऐसे ही। तो सबसे ज्यादा, हम में से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं नोटा को। तब भी जीता कौन? तब भी आपको कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा आपको पॉलिटी? क्या फायदा? फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं है कि अब कोई फायदा, आपने इतना ज्यादा सब कुछ जाके वोट किया, सब कुछ किया, नोटा से ज्यादा अगर वोट किसी अभी कैंडिडेट ने जीत भी लिए, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट पास द पोस्ट है, वो कैंडिडेट आगे बढ़ गया, वो जीत गया, ठीक बात है ना। तो अगर आप में से सबसे ज्यादा लोगों ने बस मुझे चुन लिया, भले ही सबसे ज्यादा लोगों ने चुना है नोटा को, पर तब भी जो जिंदा कैंडिडेट में से सबसे ज्यादा अगर मैं चुना गया हूं, अगर मैं जीत, अगर सबसे आगे हूं, तो मैं ही आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, बस इतनी सी बात है। ये इन द सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में पहली बार तो वहां हुआ था, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद ये 16 लोकसभा में 2014 में पहली बार यूज होना शुरू हुआ। ये डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा लोग मेघालय में बैठे हैं, 2.98% ऑफ द पॉपुलेशन जिसने नोटा प्रेस किया है। ओके फाइन, हमारा यूपी नहीं है इसमें। यूपी ड्यू टू शेयर साइज हैड द हाईएस्ट नोटा टैली, यानी 6 लाख यहाँ पे नोटा वोट पड़े हैं। अब यूपी का साइज ही ऐसा, 20 करोड़ पॉपुलेशन है यहाँ पे, क्या कर लो बराबर है, यहाँ कुछ होगा ही नहीं। बट दैट वाज ओनली 0.7% ऑफ इट्स टोटल वोट्स, 0.7%। 6 लाख वोट पड़े हैं, वोट काउंट में, वोट नंबर में यूपी सबसे आगे है नोटा पर, लेकिन पॉपुलेशन हमारी ऐसी है कि नोटा का कोई वजूद नहीं है। नोटा क्या है, क्या ही कर लेगा, और कभी नोटा ने कुछ किया है। खैर चलो ओके फाइन। वीवीपैट, अब वीवीपैट क्या कहता है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब हम वोट देने जाते हैं, ईवीएम मशीन, देखो ये है ईवीएम मशीन, ठीक है, ये है इस ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, आपको ये नहीं दिखती है, ये छुपी रहती है, पीछे बैठी रहती है, ठीक है। अब ये बीच में है वीवीपैट। तो जब आप जब आप वोट प्रेस करते हो अपना, यहाँ पे आपने बटन दबा दिया, आपने बटन दबाया, ये टिंग, एक घंटी बजी, एक एलईडी बल्ब जला, और यहाँ पे जो विंडो आपको दिख रही है, इस विंडो में, ये वाली विंडो में 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए आपका दबाया हुआ डिटेल, जो आपने ये डिटेल देख के दबाई थी, वो डिटेल यहां दिखेगी, पर्ची प्रॉपर कागज पे, पर एक कांच के पीछे होगी, वो आपके हाथ में नहीं आएगी वो कभी भी नहीं।
वो कांच के पीछे आपको दिखेगी 7 सेकंड में। आप वेरीफाई कर लो कि हाँ जो मैंने दबाया है वही डिटेल यहाँ पर है, हाँ है, वो पर्ची अंदर चली जाएगी डब्बे में, बस वो आपके पास नहीं आ रही है। ये बाद में काम आती है अगर हमें वोट काउंट चेक करना होता है, अगर हमें देखना होता है कैंडिडेट ने वोटर जो वेरीफाई किया था जिस समय पे, वो जब वोटर हमारा गया था ये अपना वोट डालने, तो उस समय जो पर्ची निकली है वो मैच हो रही है नंबर से, वो मैच हो रही है किसी और डिटेल से, जो भी चीज है, ठीक है, तो ये बाद में काम आता है। ओके फाइन। और एक वोट पे एक ही पर्ची निकलेगी, 1 स्लिप पर वोट, बस। वीवीपैट इसीलिए होता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि हाँ जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, सिस्टम फेयर है, सिस्टम में दिक्कत नहीं है, यानी कि ये सिस्टम अटैच टू ईवीएम मशीन टू अलाउ अपने वोटर्स को टू वेरीफाई देयर वोट्स। वाह, अच्छा लग रहा है। व्हेन अ वोट इज कास्ट, यही होता है, एक स्लिप निकलती है, फॉर 7 सेकेंड्स आप इस पर्ची को देख सकते हो, बस। हाँ, अगर इस पर्ची में आपने देखा कि अरे मैंने दबाया ये था और जो यहाँ डिटेल आ रही है वो इसकी आ रही है, तब आप कह सकते हो अरे ये क्या हुआ मेरे वोट का, तब आप जाके बोल सकते हो साहब मेरा तो मैंने वोट कुछ और दबाया, ये कुछ और निकला यहाँ पे। फिर वहां पे ईवीएम पे दिक्कत, फिर ईवीएम नहीं बनेगी, दूसरी आएगी, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वीवीपैट के लिए इशू ये आया था लॉ 2013 में। क्यों? क्योंकि अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट रहेगा, वीवीपैट पूरे चुनाव में यूज होगा, हर जगह चुनाव में यूज होना चाहिए। अब वीवीपैट होने से इंश्योर होता है कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, वोटिंग सिस्टम की एक्यूरेसी, फेयर, हिट रेट हमारी अच्छी है, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। और पहली बार यूज हुआ था अपने 2013 के बाय इलेक्शन में टू द नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा भैया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे चले, हमने कहा ऐसे लोग जो जेल में हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, जेल वालों के लिए क्या प्रावधान है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया था 2013 में। ऑर्डर क्या था? ये था कि इंडिविजुअल्स इन जेल, जो लोग जेल में हैं या पुलिस कस्टडी में हैं, ये लोग एक अधिकार अपना खो चुके हैं, वो है राइट टू वोट। क्योंकि अब सोसाइटी से हमने आपको उठा के बाहर रखा हुआ है, हमने आपको कारागार में, बैरकों में इसीलिए बांध के रखा है ताकि आप बाहर जाके उपद्रव ना करो, बाहर जाके अपराध ना करो, इसीलिए आप अंदर हो। अब जब आप अंदर हो तो आपने सोसाइटी का वो अधिकार छोड़ दिया जो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको मिल रहा था। क्या था वो? राइट टू वोट। अच्छा ठीक है, एंड दिस मीन्स यू आर नॉट कंसिडर्ड इलेक्टर्स एंड दस इनएलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अगर आपको राइट टू वोट नहीं है तो राइट टू स्टैंड इन वोट्स कैसे हो सकता है? सही बात है। यहीं पे फिर पार्लियामेंट ने बोला हाँ ऐसे कैसे, हम भी तो हैं। पार्लियामेंट ने कहा रुक जाओ। टू काउंटर दिस रूलिंग, 2 न्यू प्रोविजन वर एडेड टू द आरपीए 1951। क्या बोला गया? पार्लियामेंट ने बोला इंडिविजुअल्स ऑन द इलेक्टोरल रोल डू नॉट लूज देयर स्टेटस एज इलेक्टर्स ड्यू टू वोटिंग प्रोहिबिशन वाइल इन जेल और पुलिस कस्टडी। वाह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लो हमारा फुल टॉस, और पार्लियामेंट ने कहा ये लो हमारा चौका। बस ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट का एमएलए ऑकर्स ओनली अंडर प्रोविजन विद इन दिस एक्ट। जो इस एक्ट के अंदर प्रावधान के हिसाब से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हो, बस। नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंटली इंडिविजुअल्स इन जेल और पुलिस कस्टडी राइट नाउ आर परमिटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन। देखा, ये होता है। क्या मतलब रह गया है? डेमोक्रेसी है ना। चलो, और मैंने कहा भी था डेमोक्रेसी क्या होती है? एक भेड़ और 2 भेड़िया मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि आज क्या करेंगे। ठीक है, यही है, ये हुआ था। अब इसके बाद इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जलवा दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी चार्जशीट आपकी रेडी है एमपी और एमएलए की, आपको इमीडिएटली आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। कोई आपके पास 3 महीने का समय नहीं है, कोई आपके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आप हायर कोर्ट पे जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हो अपनी अपील करवाने, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास कन्विक्शन मिल गया, आपको आप गिल्टी प्रूव हो गए, आपको कन्विक्शन मिला है और आपको 2 साल ज्यादा का आपको सजा मिली है, दैट मीन्स इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगा। एक भी दिन आपकी मेंबरशिप और कंटिन्यू नहीं रहेगी। पहले क्या था? जो कन्विक्टेड लॉ मेकर्स होते थे, जो सजा याफ्ता, जिनके ऊपर सजा मिली है, जिनको अभी अभी, दे वर अलाउड अ 3 मंथ पीरियड ऑफ अपील फाइलिंग, कि वो जाएं हायर कोर्ट में, जाएं स्टे ले लें अपने कन्विक्शन पे, सेंटेंस पे, जो भी हो, क्योंकि आरपीए का सेक्शन था 8 क्लॉज 4। ठीक है भैया, इस सेक्शन को हमने सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया, स्ट्रक डाउन कर दिया सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, नल, वॉइड, कुछ भी कह लो आप, एंड
दे रिमूव द 3 जो अपना ये 3 महीने का जो अपना अपील पीरियड था. फाइन, इजी, वेरी इजी. ये लगा सुप्रीम कोर्ट ने कि 2013 में दिखाया कि हाँ जलवा है. अब इसके बाद लो, सुप्रीम कोर्ट का फुल टॉस, पार्लियामेंट का एक और चौका. यहां पे पार्लियामेंट का ऐसे कैसे, अभी तो हमारे पास और भी गेम है. सेकेंड अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2013. यहां पे फिर इन्होंने बोला कि देखो ये हो सकता है कि अब भाई जिसके पास अगर अपील करने का समय हो तो अपील तो मिलनी चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. अब इसके बाद जब सरकार ये बिल लेके आई थी ना, सरकार को बहुत ज्यादा जिल्लत झेलनी पड़ी. खूब इनको बर्बरता से अपोजिशन ने डांटा, ये बोला कि अरे तुम कर क्या रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है. फिर सरकार ने खुद ही इसको विड्रॉ कर लिया था इस बिल को कि ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और नहीं कर, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ज्यादा हो जाएगा. फिर यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है अभी भी वही जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट स्ट्राइक डाउन किया हुआ है. अच्छा ठीक है कि अगर आप कन्विक्ट हो गए एमपीज एमएलए, यू आर डन. सॉरी, नहीं, आप करते रहो, आपका स्टे आपको आप लेते रहो, बाद में केस लड़ते रहो, लेकिन पहले आप डिस्क्वालीफाई हो गए. पहले आप जनता का सारा भरोसा आप तोड़ चुके हो, वो उतरो वहां से, उस गद्दी से उतरो. ठीक है, ओके. अब कैंडिडेट्स के फोटोज ऑन ईवीएम्स एंड बैलेट्स पेपर. अब ये भी इलेक्शन कमीशन का अपना एक ऑर्डर था मई 1, 2015 कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कि क्या है ना, जिनके के नाम बहुत सारे सेम है, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर सिमिलर नेम्स आर कंटेस्टिंग. अब उनका अगर सेम सुना, राजू कुमार, अब राजू कुमार वर्मा, राजू कुमार श्याम, ये सब ऐसे नाम आ रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि इन सारे लोगों के फोटो भी लग जाए. फोटो जरूरी है, बोथ बैलेट पेपर पे भी, ईवीएम पे भी. ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे डिस्प्ले होगा कैंडिडेट का फोटोग्राफ अलोंगसाइड देयर नेम एंड पार्टी सिंबल. इजी, ये अच्छी चीज है. ठीक है, कमीशन आइडेंटिफाइड केसेस वेयर मल्टीपल कैंडिडेट्स विद आइडेंटिकल और सिमिलर नेम्स दे रन इन इलेक्शन. ठीक है, ये चल रहे हैं अपने अपने आपस में. अब वोटर जा रहा है, कह रहा है हाँ राजू भैया तो बोले थे हमसे इलेक्शन के लिए, हम कहे तो थे कि हम चले चले वोट डाल के आएंगे. अब कौन से राजू भैया, यहाँ पे 5 राजू भैया हैं, कैसे ढूंढे इन्हें. तो ऐसे में यहाँ पे फोटो काम आती है कि अब जो वोटर है बेचारा, वो भला आदमी है, उसको नहीं, उसको ज्यादा लेना देना नहीं, उसे पता है भाई मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, मुझे ये पार्टी अच्छी लगती है, और मेरे राजू भैया इनमें से कौन से मुझे कोई बता दे, बस मैं पढ़ नहीं पाऊंगा. तो फोटो देख जाएगी, फोटो देख के समझ में आ जाएगा. अब इससे पहले भी हम क्या यूज करते थे, सफिक्स. जैसे सफिक्स बताऊं क्या क्या होते थे, डॉक्टर, ओके, या सर, या श्री. ये तो छा हो गया ना, ये श्री नहीं है. ठीक है, चलो मैं श्री इंग्लिश में लिख रहा हूँ. ओके, हाँ, तो ऐसे करके श्री, श्रीमती, जो भी चीज, तो सिर्फ ये ऐसे सफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये होते थे, ये यूज होते थे. लेकिन इसमें ना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी. तो अगर नाम सेम है, सब कुछ सेम है, तब भी कन्फ्यूजन रह जा रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी. मुद्दा तो ये था सारा. फिर इंपॉर्टेंटली द एब्सेंस ऑफ अ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ विल नॉट रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ देयर नॉमिनेशन. जब नॉमिनेशन भरने जाते हैं ये अपनी लेटेस्ट फोटो लेके जाते हैं, अगर फोटो नहीं है, भूल गए, लेट हो गए, दुकान बंद थी, स्टूडियो बंद थी, नहीं खिंचा पाए फोटो, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी फोटो, जो पहले से भी होगी, अपनी पार्टी के पास तो हुई होगी. सीलिंग ऑन कैश डिपॉजिट जो होता है, कैश डोनेशन, हमने बोला 2017 में कि जो हमारा बजट आया था उसी में कि 20,000 से हम रिड्यूस करके इसको 2,000 कर रहे हैं, ताकि कैश जो पॉलिटिक्स में यूज होता है, कैश पे हम पाबंदी लगा पाए. कैश हो गया, सारी चीजें हो गई, ब्लैक मनी हो गया, ये चीज हमें रोकनी है. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिन जो कि पैसा पा रही हैं डोनेशन में, अब दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम रिसीविंग कैश डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 रुपए. 2,000 से ज्यादा ऊपर आप कैश ले ही नहीं सकते हो, बस. हाउएवर दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ पर्सन हु डोनेट अमाउंट्स. कौन सी अमाउंट्स? अंडर 2,000 टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. मान लो सारे बच्चे हैं, मिल के सब लोग 100-100 रुपए, 200-200 रुपए दे दें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई नहीं बताने वाला, कोई पार्टी नहीं बताएगी हम पे ये 100-100, 200 रुपए कहाँ से आ रहे हैं, यूपीआई से आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नहीं बता रहे. आपको कैश में चाहिए था, कैश में मिला के दे दिया, 2,000 से कम है ना सारा, बस ठीक है. तो ये अब क्या फायदा क्या फिर ऐसी चीज का. पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल मेकिंग डोनेशंस एक्सीडिंग 2,000 रुपए. जो 2,000 रुपए से ऊपर का 20,000 का चेक काट के दे रहा है, लो ले जाओ. तो ऐसे केस में अब उनका आपको रिकॉर्ड रखना है. ठीक है, 2,000 से ऊपर के अमाउंट पे, बस. उससे नीचे के अमाउंट पे हाँ कितने ही लोग होंगे जो वोट देते होंगे. अच्छा चलो भैया, कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन के ऊपर कैप लगी थी, उसको हमने लिफ्ट कर दिया. ये क्या हुआ सर? ये होता था कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट जितना भी, मान लो नेट प्रॉफिट कितना होता है, नेट प्रॉफिट मान लेते हैं हम 100 करोड़. ठीक है, 100 CR. ठीक है, 100 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है इन द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर. तो आप 100 करोड़ का 7.5% ही डोनेट कर सकते हो, बस.
मैथ्स, इसके ऊपर नहीं। ठीक है भैया, ये कितना हो गया इसका 7.5 CR। ठीक है, इजी। यानी आपने अगर पिछले 3 साल का आपने नेट प्रॉफिट निकाला, आपने कहा भाई मेरी कंपनी ने पिछले 3 साल में कमाया है 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट, फायदा, नफा। तो अब इस 100 करोड़ में से मैं खाली 7.5% ही दे सकता हूं एज ए कॉर्पोरेट फंडिंग, एज ए कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। हमने 2017 में इस कैप को हटा दिया है, इस जो सीलिंग को हमने बोल दिया है कि अब यू कैन डोनेट एनी अमाउंट ऑफ मनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। वाह, इजी, और क्या, कितनी अच्छी बात है ये तो, ये वाह, ठीक है भैया, ओके। एडिशनली ऐसी कंपनीज को ऑब्लिगेशन है, द ऑब्लिगेशन फॉर कंपनीज टू रिपोर्ट सच डोनेशन इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमने हटा दिया है, इज हैज आल्सो बीन लिफ्टेड। कहां गए पैसा, गायब हो गया, खो गया, आसमान में चला गया, जमीन में चला गया, नहीं बता रहे। ये क्या हुआ? हाँ, यहां आ गया, ठीक है। फॉरेन फंडिंग अलाउड, FCRA, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, सारी ये पहले, ये जो FCRA एक्ट है पहले प्रोहिबिट करता था कि कंपनियां, सॉरी, पॉलिटिकल पार्टियां बाहर का पैसा नहीं ले सकती हैं, देश के बाहर से इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा नहीं आएगा। फिर FCRA में अमेंडमेंट होता है 2018 में, GST के साथ ही आया था ये बिल, फाइनेंस बिल था ये शायद, और इसमें बोला गया था 2018 में कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, यू आर परमिटेड टू रिसीव फॉरेन फंड्स, अलाउइंग देम टू एक्सेप्ट फॉरेन मनी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अब आप ये ले सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इस एक्ट में अमेंडमेंट आया गया, ठीक है, मॉडिफाइड द डेफिनेशन ऑफ क्या क्या फॉरेन कंपनी टू फैसिलिटेट दिस चेंज। कितनी बड़ी बात है ये, इसमें ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने योगदान दिया है। जब ये अमेंडमेंट हुआ था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, किसी ने भी चूं तक नहीं करी, कोई कुछ बोला ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक थैले के सब चट्टे बट्टे, वही है ये। सो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, TMC, BJD, RJD, ये वो, LD, सारी पार्टियां, ये सब पार्टियां अपना भला देखती हैं, जनता का भला बहुत रेयर लोग देखते हैं। खैर, ठीक है। और फॉरेन फंडिंग हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इसीलिए मना किया था, ताकि फॉरेन कंपनियां फॉरेन के इंटरेस्ट हमारे यहाँ आके हमारे इलेक्शंस में हस्तक्षेप ना करें, इंटरफियर ना करें, और हमारे देश के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस ना करें। सो इसीलिए बोला गया था कि आप इन्वॉल्व नहीं होंगे बाहर के लोग। अब ये हटा दिया गया है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये भी हट गई। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये एक स्कीम आई थी 2018 में। वाह, क्या स्कीम थी ये स्कीम ये थी टू प्रमोट क्लीन मनी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। क्लीन मनी, यस। क्या है क्लीन मनी? के कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बेयरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स इशूड विदाउट द नेम ऑफ द बायर और पे। किसने खरीदा है, किसको दिया है, किसी का नाम नहीं है। जैसे हमारा जो करेंसी नोट होता है ना, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कौन? गवर्नर RBI के। अब यहां पे जो नोट के ऊपर किसी का नाम तो है नहीं, ना मेरा नाम है ना तुम्हारा नाम है। दैट मीन्स कि नोट एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो एक बेरर बॉन्ड है, वो उस पर किसी का नाम नहीं लिखा है। ये किसका नोट है? ये नहीं नहीं, ये नहीं लिखा है भैया, ये भारतीय रिजर्व बैंक का नोट है। और ये धारक, जो भी इसको होल्डर है, जो भी इसको होल्ड कर रहा है, अगर ये 500 रुपए का नोट मेरे पास है, तो इस 500 रुपए नोट के बदले अगर करेंसी चेंज होती है तो RBI मुझे नए नोट देगा। इसके बदले इसकी जो भी नई करेंसी होगी 500 रुपए की वर्थ की, जो भी उस समय होगी, वो मुझे मिलेगी। ठीक है, वही था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 1000 से शुरू हुई थी, 10,000, 1,00,000, 10 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड और 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स थे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला थैंक यू वेरी मच, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं चल पाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 19(1)(a) के विरुद्ध है। इट इज 5 जजेस की संविधान पीठ थी हमारी, इन्होंने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को हटा दिया, बचा दिया, सब कुछ कर दिया। सो अब बात करेंगे इलेक्शन लॉज ऐसे अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में हुआ है। क्या है भैया इसमें? क्या है इसमें? ये अलाउ हुआ है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार इकोसिस्टम, इसलिए ताकि हम रोक पाए मल्टीपल एनरोलमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट हमारी लोकेशंस। अब एक व्यक्ति है, वो बेचारा पढ़ाई कर रहा है कानपुर में, वो बेचारा नौकरी कर रहा है कहीं हैदराबाद में,
तो अब उसने वहां का जाकर आधार कार्ड बना लिया, एड्रेस हमने चेंज कर लिया, उसने वहां मोटरसाइकिल खरीद ली, स्कूटी ले ली, अब उसके दो दो जगह आधार कार्ड हो गए, दो दो वोटर आईडी कार्ड हो गए। ये ना होने पाए, हम सारा कुछ कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं और हम ऐसी कुछ डेट्स चुन के रखते हैं। इन कट ऑफ डेट्स पे ही या इनके पहले ही आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी कैलेंडर ईयर में ऑफ अ कैलेंडर ईयर एज क्वालिफाइंग डेट्स फॉर द प्रिपरेशन और रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। अब ऐसा नहीं है कि 2024 का चुनाव है तो अभी ही आपको जाके चुनाव में अपना नामांकन सही करवाना है, नहीं, 24 का चुनाव हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, फिर आप क्या करना, आप चले जाना 1 अक्टूबर के डेट के लिए, बोल देना सर मेरा ना एड्रेस चेंज करवा दो, मैं अगले चुनाव जो मेरे होने हैं यूपी में या हमारे हैदराबाद में या कहीं भी जो भी कहीं भी चुनाव होने मुझे उसमें हिस्सा लेना है और उसके लिए मुझे चाहिए मेरा सही डेट ऑफ बर्थ, मेरा सही डिटेल्स, तो आई वॉन्ट यू कि सर आप मेरा प्लीज करवा दें चेंज। साल में 4 डेट हमने चुन रखी है, ये ठीक है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। इन डेट्स पे आप आके, इन डेट्स का हमारा कट ऑफ हमने डेट सेट किया है कि यहाँ पे आके आप आ सकते हो, हमारी सारी बातें कर सकते हो कि भाई आपको क्या क्या चेंज कराना है, कुछ भी आपको रिवीजन करना है नाम में, एक्सपैंडिंग फ्रॉम ओनली द 1 जनवरी। ठीक है भैया, ओके। पहले खाली 1 जनवरी डेट हुआ करती थी, अब ने हटा दिया उसको, हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, अब साल में 4 ऐसी डेट्स हैं जहां पे हो सकता है। अब इससे क्या हुआ है, इससे एक्विजिशन ऑफ प्रेमिसेस फॉर डिवर्स यूज, एक ये जो हमारा ये भाई जो 2021 का जो हमारा रूल था, इसमें ये भी था कि अगर कोई भी जगह है, कोई प्रेमिसेस है, कोई हॉल है, कम्युनिटी का हॉल है, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी कुछ भी है, तो हम ऐसी जगह के हॉल को, क्लासरूम को, स्ट्रॉन्ग रूम को, वॉल्ट्स को हम ले सकते हैं फॉर काउंटिंग प्लेस, सच एज काउंटिंग, स्टोरिंग वोटिंग मशीन इंक्लूडिंग वीवीपैट्स, मटेरियल्स रिलेटेड टू इलेक्शन, जितने भी पोलिंग, प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज, होस्टिंग जो हमारे पोलिंग पर्सनल, इन सारे लोगों को रुकवाने ठिकाने के लिए हम कोई भी जिले की कोई जगह, बड़ा कोई हॉल, बड़ा कोई नेता का अपना कोई भी टाउन हॉल होगा, कोई पार्क होगा, कुछ भी होगा, वहां पे आके कुछ भी बन सकता है, ऐसा गुम्बद सा, टेंट जैसा, कैंप जैसा, तो वहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्स आके रह सकती है। वहां पे हमारे पोलिंग पर्सनल जो हमारे लोग हैं, चुनाव करवाने वाले लोग हैं, वहां पे हमारे ऐसे लोग रह सकते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट मटेरियल है, हमारा सारा ये सारे वोट्स काउंट सब कुछ है, ईवीएम वहां पर है। प्रायर टू दिस अमेंडमेंट, इससे पहले क्या होता था, प्रेमिसेस रिक्विजिशन वाज रेस्ट्रिक्टेड सोनली टू पोलिंग स्टेशन, जो पोलिंग स्टेशन जहां बूथ है किसी यूनिवर्सिटी में, विक्टोरिया कॉलेज, कोई ये कॉलेज, कोई वहां स्कूल, तो उन्हीं जगह रहता था। अब यहाँ पे फॉर बैलेट बॉक्सेस पोस्ट इलेक्शन दस ब्रॉडनिंग द रेंज फॉर पर्पस। अब क्या होगा, हम इस एक्ट की बदौलत हम कोई भी जगह को हम एक्वायर कर सकते हैं, रिक्विजिट ये अपना कर सकते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रेमिसेस, कि हमें टेम्पररी सामान के लिए। अब देखो जगह बहुत है, इलेक्शन बड़ा हो चुका है, अब देश में ज्यादा 90 करोड़ वोटरों का तो हमारे पास रिकॉर्ड है ही है, ठीक है भैया। अब इन लोगों को चुनाव करवाना है, तो इनको चुनाव करवाने के लिए हमें जगह चाहिए, हमें एरिया चाहिए, हमें रिसोर्स चाहिए, हम वी कैन टेक अपना प्रेमिसेस। खत्म हो गया चैप्टर हमारा, ओवर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन यू ऑल्सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।